नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। यह विचार वास्तव में एक नया था। परोरा भर के टिप्पणीकारों ने इस पर तुरंत चर्चा शुरू कर दी और इसे रोजमर्रा के समाज और अलौकिक शक्तियों के बीच की खाई को पाटने का फेडरेशन का प्रयास बताया। ऐसा कहा गया था कि लीग दो रूपों में अस्तित्व में रहेगी। पहला वर्चुअल सर्किट था, एक सावधानीपूर्वक विनियमित युद्ध क्षेत्र जहां अधिकांश मैच आयोजित किए जाते थे। वर्चुअल रियलिटी फील्ड का आयोजन ठीक उसी तरह किया गया जैसे कॉलेज परीक्षाओं का दूसरा चरण आयोजित किया गया था। इससे लड़ाकों को वास्तविक खतरे की नकल करने के लिए बनाए गए वातावरण में अपनी क्षमताओं को चरम सीमा तक पहुंचाने की अनुमति मिलेगी, बिना उन जोखिमों के जो अनियंत्रित अलौकिक संघर्षों के साथ आते हैं। दूसरा चरण था रियलिटी सर्किट। ये फाइनल का मंच होगा। यहाँ मुकाबला बिल्कुल असली और बिना किसी रोक टोक के होगा, जिसमें प्रतियोगी विशेष रूप से मजबूत बनाए गए अखाड़ों में आमने सामने होंगे जो उनकी शक्तियों से होने वाले विनाश को झेलने के लिए डिजाइन किए गए थे। यहाँ जो कोई भी टिकट खरीदने का खर्च उठा सकता था वह इसे लाइव देख सकता था। एक ऐसा खेल जिसे खेल और वास्तविकता दोनों के रूप में देखा जा सकता है, जो आभासी जगत में सुरक्षा और व्यापकता प्रदान करता है, साथ ही फाइनल में वास्तविक मुकाबले के रोमांच और भव्यता को भी बरकरार रखता है। लेकिन तमाम उत्साह के बावजूद बहुत कुछ अभी भी रहस्य बना हुआ था। लीग से खिलाड़ियों की कमाई कितनी होगी, ये सबसे बड़े अनसुलझे सवालों में से एक था। अफवाहें उड़ रही थी कि यह दुनिया के सबसे अधिक कमाई वाले खेलों फुटबॉल, रेसिंग आदि को भी पीछे छोड़ देगी, लेकिन फिलहाल कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई थी। अधिक जानकारी बाद में दी जाएगी, लेकिन तभी जब संबंधित पक्ष इसकी घोषणा करने के लिए तैयार होंगे। तब तक जनता को प्रतीक्षा से ही संतोष करना पड़ा। शॉप एवरीथिंग यू नीड, सीमो। शॉप एवरीथिंग यू नीड, ओपन अली एक्सप्रेस ऐप। शॉप एवरीथिंग यू नीड, सीमो। शॉप एवरीथिंग यू नीड, सीमो। लिली अपने बिस्तर पर पालती मारकर बैठी थी। उसके फोन की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर नीले रंग की विभिन्न छटा बिखेर रही थी। स्क्रीन के ऊपर एक छवि तैर रही थी। एक पारदर्शी पैनल पर उसके स्कूल समूह की बातचीत दिखाई दे रही थी। उसके सहपाठियों की गर्मागर्म बहस के बीच टेक्स्ट की पंक्तियां तेजी से चमक रही थीं। अधिकांश लड़के पहले से ही सुपरनेचुरल एग्जीबिशन लीग को लेकर जुनूनी थे और उनका उत्साह अधूरी भविष्यवाणियों और चुटकुलों में झलक रहा था। क्या आप लोगों ने बारीक अक्षरों में लिखी बातें पढ़ी? एक संदेश में लिखा था, ये सब असल में जागृत लोगों के लिए नहीं है, ये साधकों के लिए बनाया गया है। दर्जनों सूचनाएं एक दूसरे के ऊपर ढेर हो गईं। हर सूचना में एक ही बात अलग अलग रूप में लिखी थी। फिलहाल लीग को एक ऐसे खेल के रूप में पेश किया जा रहा था जिसमें कौशल विकसित करना एक कलाबाज का खेल है। जागृति लाने वाले अनिश्चितता बनी हुई है। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि भविष्य में एक और संस्करण बनाया जा सकता है जो जागृत लोगों को अपना अलग मंच प्रदान करेगा। लिली स्क्रॉल हो रही बातचीत को देखती रही। उसके होंठ एक पतली रेखा में दबे हुए थे। उसे इस बात से कोई खास मतलब नहीं था कि यह साधकों का खेल है या जागृत लोगों का। उसका ध्यान किसी और ही चीज पर गया। फेडरेशन द्वारा जारी एक अन्य घोषणा ने समूह को और भी अधिक उग्र बना दिया। यह एक नया गेम है, लड़कों में से एक ने टाइप किया। उसके शब्द प्रोजेक्शन स्क्रीन पर तेजी से चमक रहे थे। उन्होंने कहा कि यह एक ड्यूल टाइप गेम होगा। परोरा में कोई भी इसे खेल सकता है, यहाँ तक कि आम लोग भी। उस एक लाइन ने चैट में हलचल मचा दी। ये सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, एक अन्य व्यक्ति ने कहा। पूरी व्यवस्था किसानों के लिए बनाई गई है, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई भी इसमें शामिल हो सकता है। एक तीसरी आवाज सुनाई दी, एक लीड बोर्ड होगा। शीर्ष खिलाड़ियों पर ध्यान दिया जाएगा। अगर सही संपर्कों वाला कोई व्यक्ति आपका नाम देख लेता है तो आपको लीग में शामिल होने के लिए चुना जा सकता है। इसका असर तुरंत हुआ। उसके समूह के लड़के इसकी तुलना फुटबॉल स्टार बनने के बचपन के सपनों से करने लगे थे। पैसा, शोहरत, गुमनामी से निकलकर सुर्खियों में आने की संभावना। खेती करने वालों के लिए यह एक बेहतरीन लालच था। बाकी सभी के लिए यह इस विश्वास की ओर पहला कदम था कि वे और भी कुछ बन सकते हैं। ये वही सपना था जो लगभग हर लड़के ने कभी ना कभी देखा होगा, खुद को मैदान पर खेलते हुए देखना, भीड़ का उसका नाम पुकारना, प्रतिभा और पहचान से अपने जीवन को बदलते हुए देखना। लेकिन अब यह सपना घास पर गेंद तक सीमित नहीं था। ये कहीं अधिक भव्य था। यह अलौकिक था। और लिली भी उन लोगों में से एक थी जो उस लहर में बह गई। उसके चचेरे भाई ने हमेशा उसे साधना करने के लिए मजबूर किया था। शुरू में उसने बात मान ली क्योंकि बहस करने से यह आसान था और क्योंकि वह भी शक्ति चाहती थी। हालांकि उसकी इच्छा कभी भी उसकी अपेक्षाओं जितनी तीव्र नहीं थी। माइकल के सहयोग से उसे कभी संसाधनों की कमी नहीं हुई, लेकिन साधना एक धीमी प्रक्रिया थी और हर तरह की सुविधा होने के बावजूद वह जानती थी कि आधिकारिक साधक बनने की दहलीज तक पहुंचने में उसे कम से कम 6 महीने से 1 साल का समय लगेगा। अब तक तो ये हमेशा दूर की बात लगती थी, कुछ ऐसा जिसे वह अपनी गति से हासिल कर सकती थी। लेकिन इसने सब कुछ बदल दिया। पहली बार लिली को अपने भीतर एक तीव्र भूख का एहसास हुआ। ऐसी भूख जिसे माइकल बहुत पहले ही देख लेता तो उसे खुशी होती। उसके मन में खुद को एक अखाड़े में खड़े होने, लीडरबोर्ड पर अपना नाम ऊपर चढ़ते हुए, पूरे महाद्वीप में अपना चेहरा प्रसारित होते हुए, लाखों लोगों द्वारा देखे जाने, लाखों लोगों द्वारा जयकारे लगाए जाने की छवि स्पष्ट रूप से अंकित थी। क्या वह एक दिन लीग में कदम रखेगी? क्या उसकी चचेरी बहन की तरह उसकी भी पूजा की जाएगी? यह महज एक विचार था, लेकिन यह एक रोमांचक विचार था। संदेशों का अंबार लगता रहा, अटकलों और शेखी बघारने का एक धुंधला सा माहौल। लिली चुपचाप उन सभी शब्दों को पढ़ती रही जब तक कि वे आपस में घुलने मिलने नहीं लगे। उसकी उंगलियां फोन के किनारे पर कस गईं। एक गहरी सांस छोड़ते हुए उसने स्क्रीन को धुंधला होने दिया और फोन को एक तरफ रख दिया। वह उसकी हथेली से फिसलकर चादर पर एक धीमी सी आवाज के साथ गिर गया। उसकी निगाहें कमरे में इधर उधर घूमती रहीं। आखिरकार उनकी नज़र दूर की दीवार से टिकी एक वस्तु पर पड़ी, एक साधारण लकड़ी की तलवार। वह काफी देर तक बस उसे देखती रही। फिर बिना कुछ सोचे समझे लिली बिस्तर से उठी और कमरे के उस पार चली गई।
उसका हाथ तलवार की घिसी हुई मूठ पर लिपटा और उसका जाना पहचाना वजन उसकी पकड़ में सहजता से समा गया। वह पिछवाड़े के आंगन में निकली, रात की ठंडी हवा उसकी त्वचा को छू रही थी। उसके पैरों के नीचे घास नम थी, सन्नाटा केवल दूर से आती झींगुरों की चहचहाहट से टूट रहा था। लिली ने तलवार उठाए। पहला प्रयास सही नहीं रहा, अभ्यास की कमी के कारण उसका शरीर अकड़ा हुआ था। लेकिन वह रुकी नहीं, उसने फिर से प्रयास किया और फिर से धीरे धीरे ले आ गई। बार बार अभ्यास करने से उसका शरीर सहज होता गया। आधिकारिक स्रोत नॉवल फायर नेट है। तलवार हवा को धीमी सरसराहट के साथ चीर रही थी और उसकी सांसें गति के साथ ताल मिला रही थीं। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। पहली बार खेती करना केवल परिवार या चचेरे भाई द्वारा उस पर थोपा गया कर्तव्य नहीं था, यह उसका अपना कर्तव्य था। जैसे ही उसने अपनी पकड़ मजबूत की और जोर से वार किया, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। लिली की लय बिगड़ गई। उसकी नज़र के कोने से बगीचे की बाड़ के पास कोई लंबा और स्थिर व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया, चांदनी में नहाया हुआ एक कवचधारी आकृति जिसका मुखौटा उसकी ओर मुड़ा हुआ था। यह माइकल के मरे हुए साथियों में से एक था। उसकी चचेरी बहन ने घर की रखवाली के लिए कई मरे हुए लोगों को 2 सरल आदेशों के साथ छोड़ दिया था। परिवार की रक्षा करो, उनके आदेशों का पालन करो। लोगों के बीच समय बिताने से उनमें कुछ तीक्ष्णता आ गई थी। अब वे कठपुतली की तरह कम हिलते डुलते थे, शब्दों के साथ साथ लहजे पर भी प्रतिक्रिया देते थे और संक्षिप्त सटीक बातचीत कर सकते थे। पूरी तरह से इंसान तो नहीं थे, लेकिन पूरी तरह से बुद्धिहीन भी नहीं थे। लिली ने अपनी तलवार नीचे रखी और हाथ उठाकर इशारा किया, तुम इधर आओ। शूरवीर ने आज्ञा का पालन किया। धातु की तलवारें पत्थर पर सरसराती हुई सुनाई दी। पास से देखने पर उसका कवच साफ था, लेकिन उस पर खरोंचें थीं जो दिखावे से ज्यादा कर्तव्य की कहानी बयां करती थीं। उसकी कमर पर एक लंबी तलवार म्यान में रखी थी। चलो अभ्यास करते हैं, लिली ने लकड़ी के ब्लेड को अपने कंधे पर थपथपाते हुए कहा। हेलमेट के अंदर से एक आवाज आई, सरल लेकिन शत्रुतापूर्ण नहीं। सुरक्षा के लिए मुझे एक लकड़ी की तलवार भी चाहिए होगी। ठीक है, यहीं रुको। वह दौड़कर गोदाम की ओर गई, एक बैरल में हाथ डाला और अभ्यास के लिए दूसरा ब्लेड लेकर लौट आए। इसे सौंपते समय उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने कुछ ऐसा किया था जो माइकल शायद ही कभी करता था। उसने हवेली के अधिकांश मरे हुए लोगों को नाम दे दिए थे। नाम देने से उनसे बात करना और उन्हें पसंद करना आसान हो जाता था। गार्नेट, उसने फैसला लेते हुए कहा, ये तुम्हारा है। पब फ्यूचर विज्ञापन। विजय थोड़ा सा नीचे झुका। स्वीकृत। उन्होंने लॉन पर 5 कदम की दूरी पर खड़े होकर घास के तिनके ऊपर उठाकर निशान बनाए। लिली ने गहरी सांस ली, अपनी मुद्रा को स्थिर किया और सबसे पहले अंदर कदम रखा। इस सामग्री का स्रोत नोवे FI नेट है। लकड़ी से लकड़ी टकराने की आवाज आए। गार्नेट ने बड़ी कुशलता से वार को रोक लिया, बिना कोई व्यर्थ हरकत किए। लिली ने चक्कर लगाया, छलावा करने की कोशिश की, फिर नीचे की ओर वार किया। वह संभला और उसी संयमित शांति से उसके वार का जवाब दिया। उसके भीतर कोई दुर्भावना नहीं थी, केवल सटीकता थी। सिर्फ रोकना मत, उसने सांसों के बीच कहा। मुझ पर दबाव बनाओ। गार्नेट ने तुरंत बात मान ली। उसका अगला स्पर्श हल्का सा थपथपाना नहीं था, यह संतुलन की परीक्षा थी। लिली पीछे हट गई, अपनी सतर्कता बढ़ाई और अपने अंदर कुछ जागृत होते हुए महसूस किया, एक शांत उज्ज्वल एकाग्रता। कुछ मिनट पहले जो दोहराव उसे उबा रहा था, वह अब विकल्पों के खेल में बदल गया। कोण, समय, पैरों की चाल। उसने अनजाने में ही मुस्कुरा दिया। दोनों के बीच लगातार हमले होते रहे। ऊपरी रेखा पर बचाव, पलटवार, अंदरूनी पकड़, छुड़ाना, वार करना, दोनों के अलग होने से पहले एक संक्षिप्त झड़प। गार्नेट के वार सटीक और नियंत्रित थे, कभी भी लापरवाह नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ा, वह लिली की गति के करीब पहुंचते हुए अपनी रणनीति में ढलते गए। बेहतर, उसने हौंकते हुए कहा और अपनी पलकों से पसीना झाड़ा। वे फिर से चले गए। मिनट धीरे धीरे बीतते गए। झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। कहीं किसी पड़ोसी का कुत्ता भौंका और फिर चुप हो गया। लिली के कंधे जल रहे थे, उसकी पिंडलियां सिहर रही थीं। आखिरी बार जब दोनों के बीच आदान प्रदान हुआ, लिली चुपके से गार्नेट के सुरक्षा घेरे के अंदर घुस गई और उसके दिल के ऊपर लगे कवच को थपथपाया। इशारा करो, उसने हौंकते हुए कहा। गार्नेट ने अपनी तलवार नीचे कर ली। बात समझ में आ गई। लिली ने हल्की सी प्रसन्नता भरी हंसी हंसी और फिर से तैयार होने के लिए पीछे हट गई। जैसे ही उसने अपनी तलवार उठाई, अभ्यास की आवाज सुनकर 2 और आकृतियां, एक और शूरवीर और एक दुबला पतला रक्षक आंगन के किनारे प्रकट हो उठी। वे सहज मुद्रा में खड़े थे, हेलमेट झुके हुए थे, मानो उत्सुकता से देख रहे हों। तुम्हें भी नाम मिलेंगे, लिली ने सीना फुलाते हुए उन्हें पुकारा। गार्नेट को फिर से हराने के बाद दोहराव वाले परिणाम की सांख्यिकीय संभावना कम हो रही है, गार्नेट ने कहा। देखते हैं, लिली ने कहा और आंखों में चमक लिए आगे बढ़ गई। उत्पत्ति की भूमि में वापस आकर माइकल लिली के अचानक भड़क उठे गुस्से से अनजान, बिना किसी झंझट के घंटों का इंतजार करता रहा। वह आधी बंद आंखों से ऊँघता रहा। जब मन करता तो जेस्टर से यूं ही बातें करता और अस्थायी छात्रावास की शांति को अपने भीतर समा जाने देता। 11 घंटे धीरे धीरे बीत गए। छात्रावास की दीवार तेल की तरह लहराई और खुल गई। आर्लेन ठीक उसी समय अंदर दाखिल हुआ जब उसने कहा था। उसके होठों पर वही शांत हल्की मुस्कान थी। आर्लेन ने एक बार कमरे में चारों ओर नजर घुमाई। अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, आर्लेन ने शांत स्वर में कहा। सन्नाटा छा गया। चारपाइयां शांत हो गईं। माइकल भी दूसरों के साथ उठा, उसकी आंखें एकदम साफ थीं। आर्लेन ने कहा, मैं आप लोगों के लिए कुछ बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त लगभग 30 अवेकनर अकादमियां हैं। इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है, सबसे ऊपर प्रथम श्रेणी, फिर द्वितीय और फिर तृतीय। ये परीक्षा अकादमी आधारित है, लेकिन इसका दायरा एक समान है। इसका मतलब है कि सभी प्रथम श्रेणी की अकादमियां हमारी अकादमी सहित अपनी अंतिम परीक्षाएं एक साथ आयोजित करती हैं। द्वितीय और तृतीय श्रेणी के लिए भी यही बात लागू होती है। अलग अलग स्थान, समान मानक, एक ही समय। निर्णय प्रदर्शन पर आधारित होता है। चयन के लिए अंत तक टिके रहना जरूरी नहीं है। अगर आप शानदार प्रदर्शन करते हैं तो बोर्ड उसे देख लेगा। अंक बहुत कुछ दर्शाते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं। इसलिए किसी काल्पनिक मंजिल तक रेंगते हुए पहुंचने की चिंता करना छोड़ दें। उनके होंठ हल्के से हिले, मानो मुस्कुरा रहे हों। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें और ईमानदारी से करें।
कुछ लोगों के कंधे थोड़े ढीले पड़ गए, किसी ने बहुत जोर से सांस छोड़ी, फिर संभलकर खुद को संभाला। आर्लेन ने लयबद्ध स्वर में बोलना जारी रखा, 1 घंटे में मैं वापस आऊंगा और आपको परीक्षा स्थल तक ले जाऊंगा। इस बीच कुछ हल्का खा लें, स्ट्रेचिंग करें, ध्यान केंद्रित करें, अपनी मुहरें जांच लें। यदि आप अपने कुंजी मार्ग से बाहर जाकर दोबारा प्रवेश करना चाहते हैं तो यह आपके लिए अंतिम समय है। उसकी नज़र माइकल पर पड़ी, एक पल के लिए ठहरी, फिर आगे बढ़ गई। आखिरी बात आर्लेन ने आगे कहा, मैं 60 मिनट में वापस आऊंगा, देर मत करना। फिर वह चला गया। दीवार सील हो गई। 60 मिनट ऐसे बीत गए जैसे कांच से कण फिसल रहे हों। जब दीवार दोबारा खुली तो आर्लेन उसमें से निकल गया। इस बार वह खाली हाथ नहीं था। एक हाथ में उसने तय किए हुए कपड़ों का एक गट्ठा रखा हुआ था जिन पर फेडरेशन का प्रतीक चिन्ह बना हुआ था। उसने एक एक करके बंडल बांटे, ठीक उसी सटीकता से जैसे कोई क्लर्क सिक्के गिनता है। अभी इन्हें पहन लो, आर्लेन ने निर्देश दिया। ये वस्त्र तुम्हें उम्मीदवार के रूप में पहचान दिलाते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि निर्णायक तुम्हारे प्रदर्शन को सही ढंग से समझ सकें। इनके बिना तुम स्कोमेट्रिक्स में अदृश्य हो जाओगे। इसे आजमाने की कोशिश मत करो। माइकल ने अपना चोगा खोला। उसने बिना किसी झिझक के उसे ओढ़ लिया। कपड़ा उसकी त्वचा पर ठंडा लगा, मानो स्थिर घड़े से पानी डाला जा रहा हो। एक पल के लिए उसे हल्का सा दबाव महसूस हुआ, मानो चोगे ने उसे स्वीकार किया हो। जब आखिरी वस्त्र आखिरी व्यक्ति के कंधों पर टिका तो कमरा शांत हो गया। आर्लेन ने दोबारा बोलने से पहले एक पल के लिए चुप्पी बनाए रखी। अच्छा, आप सभी सुनिए। उनकी नज़र उम्मीदवारों की पंक्तियों पर घूम गई। आपके यहाँ इंतजार करने के दौरान और भी छात्रों को लाया गया, इसीलिए हमारी संख्या बढ़ गई है। इस समय आप में से 200 लोग हैं। आर्लेन के लहजे में कोई बदलाव नहीं आया। इसे अच्छी तरह समझ लो, इस अकादमी में कोई सीटें नहीं हैं। इन 200 जागृत व्यक्तियों में से 50 प्रवेश पा सकते हैं, या कोई भी नहीं, या सभी। यदि तुम में से 200 अपेक्षित स्तर तक पहुंचते हो तो 200 उत्तीर्ण होंगे। यदि तुम में से केवल 10 ही योग्य साबित होते हैं तो 10 उत्तीर्ण होंगे। यदि कोई भी नहीं। उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। उसकी आंखें सपाट और स्थिर थीं। फुसफुसाहट थम गई। हर उम्मीदवार समझ गया था। आर्लेन ने अपने हाथ पीठ पीछे बांध लिए। बेशक अगर आप परीक्षा के उद्देश्य को पूरा कर लेते हैं तो प्रवेश लगभग पक्का है, इसलिए प्रदर्शन पर बहुत ज्यादा ध्यान न दें, भले ही वह उतना ही महत्वपूर्ण हो। आर्लेन ने इस बात को समझने के लिए कुछ समय लिया, फिर तेजी से दीवार की ओर मुड़ा। उसकी हथेली चिकनी सतह पर पड़ी और वह शांत पानी की तरह बाहर की ओर फैल गई। मेरे पीछे आओ, उसने सरल शब्दों में कहा। 200 जोड़ी पैर चलने लगे। माइकल आगे आगे चल रहा था। सभी लोग मौन रहकर आगे बढ़े। जल्द ही वे अपने गंतव्य पर पहुंच गए। उनके ठीक आगे 10 द्वार तैर रहे थे। आर्लेन उनकी ओर मुड़ा। पहली बार उसके चेहरे पर थोड़ी नरमी आई। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि आपको वहां किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप सभी की परीक्षा होगी। इतना ही काफी है, बाकी सब आप पर निर्भर है। भीड़ में बेचैनी की एक लहर फैल गई, लेकिन आर्लेन की आवाज ने उसे साफ तौर पर चीर दिया। आपको कामयाबी मिले। वह एक तरफ हट गया और अपना हाथ द्वारों की ओर बढ़ाया। उम्मीदवारों को और किसी प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं थी। जैसे जैसे समूह आपस में बढ़ने लगे, माहौल में तनाव बढ़ता गया। प्रत्येक द्वार पर 20 लोग, यह एक अलिखित समझौता था, क्योंकि लोग गिनती करते और अपनी अपनी जगह पर बैठते जा रहे थे। माइकल की निगाहें निकटतम द्वार पर टिकी रहीं। फिर मानो किसी मौन संकेत पर छात्रों की पहली लहर आगे बढ़ गई। माइकल ने अपनी आस्तीनें ठीक की, हमेशा की तरह शांत भाव से। जब उसकी बारी आई तो वह बिना किसी झिझक के आगे बढ़ा। नीली रोशनी उसके चेहरे पर फैल रही थी और फिर वह चला गया था। अंधेरा माइकल को मखमली आवरण में लपेटे हुए था, न जमीन न आसमान, बस एक ठंडा अथाह शून्य। एक पल के लिए उसे लगा कि पोर्टल विफल हो गया है। तभी उसकी पसलियों में एक जानी पहचानी लहर दौड़ गई। मास्टर, जेस्टर ने अपनी जेब से बुदबुदाते हुए कहा। राहत की एक लहर माइकल की रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई और एक सांस बाद ही वह तनाव से भर गई जब एक आवाज उसके दिमाग में समा गई। उम्मीदवारों, एक महिला ने कहा, 1 मिनट में प्रथम श्रेणी की अकादमियों के लिए एकीकृत परीक्षा शुरू हो जाएगी। माइकल की आंखें सिकुड़ गईं। आवाज की तीव्रता स्पष्ट थी, वही दबाव जो उसने काले पानी में महसूस किया था, वही गंभीर संतुलन। अब फ्यूचर एड्स। क्या यह आवाज उप प्रधानाध्यापक गाग्ये की थी? इस दौर को 100 किलो का द्वीप कहा जाता है। आवाज जारी रही। संघ भर की प्रथम श्रेणी की अकादमियों से आप में से 2000 लोग हैं। ये स्थान एक द्वीप है। इस पर 100 किले बने हुए हैं। प्रत्येक किले में 1 से लेकर 40 तक उम्मीदवार हो सकते हैं। आपका उद्देश्य सरल है, अपने किले की रक्षा करना और दुश्मन के किले को ध्वस्त करना। दुश्मन शब्द हवा में एक तेज धार वाले ब्लेड की तरह चमक उठा। दुश्मन का किला आपके अपने किले के अलावा कोई भी किला हो सकता है। एक दुश्मन किले को नष्ट करना ही आपकी अकादमी में प्रवेश के लिए पर्याप्त है। परीक्षा तब समाप्त होती है जब 50 किले खड़े रह जाते हैं। आवाज धीरे धीरे मंद पड़ गई। केवल सन्नाटे की खामोशी और माइकल की सांसों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। 2000 उम्मीदवार, 10 अकादमियां। अगर उनकी अकादमी ने 200 उम्मीदवार मैदान में उतारे तो संभावना यही थी कि अन्य अकादमियों ने भी उतनी ही संख्या में उम्मीदवार उतारे होंगे। माइकल मन ही मन गिनती कर रहा था, 5, 6, 7। ये सोच रहा था कि 1 मिनट कितना लंबा होगा जब अंधेरा कांच की तरह बिखर जाएगा। हवा उसके कानों के पास से तेजी से गुजरी। वह अचानक एक विशाल द्वीप के ऊपर पहुंच गया। चारों ओर बादल उमड़ रहे थे। नीचे पहाड़ियों की चोटियां और जंगल फैले हुए थे और शतरंज के मोहरों की तरह बिखरे हुए पत्थर के किले और कंगूरेदार दीवारें थीं। एक किला विशेष रूप से सुनहरी चमक से जगमगा रहा था, इतनी ऊंचाई पर भी किसी प्रकाशस्तंभ की तरह। उसके चारों ओर आकाश से परछाइयां गिरती हुई दिखाई देने लगी। उम्मीदवार पलक झपकाते हुए प्रकट हुए। एक पल के लिए हवा में लटके रहे जैसे फेंका हुआ कोयला हो, फिर खुद को संभाल लिया। नंगी आंखों से देखने पर वे चींटियों की तरह दिखते थे। हालांकि रैंक 2 अवेक न होने के नाते उनमें से हर कोई उड़ सकता था। जल्द ही कई लोगों ने अपने लक्ष्य को ढूंढ लिया और उनकी ओर दौड़ पड़े। माइकल ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसके भीतर ऊर्जा का प्रवाह हुआ और उसका भारहीन होना एक सीधी रेखा में बदल गया। उसने लात मारी। जैसे ही वह जगमगाते किले की ओर बढ़ा, आसमान एक तीखी गड़गड़ाहट से फट गया।
पास खड़े उम्मीदवार उस आवाज और उससे उत्पन्न धुंधलेपन से सहम गए। जैसे ही वह उनके पास से गुजरा, उसके पीछे से उनके वस्त्र फड़फड़ाने लगे। उसने 3 को, फिर 5 को और फिर उन सभी उड़ने वालों के समूह को पीछे छोड़ दिया जो अभी तक खुद को तेज समझ रहे थे। उसके पीछे पीछे अविश्वास भरी छोटी छोटी आहें सुनाई दे रही थीं, जो उसकी तेज रफ्तार की गड़गड़ाहट के पीछे पहले ही पीछे छूटती जा रही थीं। स्टोन उससे मिलने के लिए तेजी से आगे बढ़ा, फिर अपने जूतों के सहारे संभला। माइकल जगमगाते किले के भीतरी पर्दे के ऊपर उतरा। जैसे ही उसके पैरों के तलवे पत्थर पर पड़े, उसकी आंखों के सामने एक पारदर्शी शीशा खिल उठा। वह शांत हो गया। एक पल के लिए उसे लगा कि क्या अकादमियों ने अवेकना सिस्टम में घुसपैठ करने का कोई तरीका ढूंढ लिया है। शीर्षक पढ़ते ही यह विचार मिट गया, एक खोज। उसके होंठ फड़कने लगे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस परीक्षा से उसे ऐसी कोई दुर्लभ प्रतिक्रिया होगी। शीशे की सतह तेज हो गई, प्रकाश की रेखाएं स्पष्ट अक्षरों में उकेरने लगीं। क्वेस्ट कीपर का जनादेश। भूमिका रक्षक। मुख्य उद्देश्य महल 37 के विनाश को रोकना। उत्तीर्ण होने की शर्त कम से कम एक शत्रु किले को ध्वस्त करें। रोस्टर रक्षक माइकल की भौहें थोड़ी सी ऊपर उठीं। केवल उसे। अब फ्यूचर एड्स। ये किस तरह की बदकिस्मती है। माइकल ने भौहें चढ़ाईं। पैनल को दोबारा पढ़ते हुए उसके होंठों के कोने कस गए। तो असल में वह सिर्फ वही था, novelfire.net। बेशक, उसने धीमी आवाज में बुदबुदाया, यहाँ भी मेरा दुर्भाग्य मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। सांस छोड़ने से पहले एक पल के लिए उसके सीने में तनाव की गांठ सी बन गई। उसने अपने माथे की शिकन को कम करने की कोशिश की और उसका चेहरा फिर से शांत हो गया। शिकायत करना व्यर्थ था, जो है सो है। उन्होंने एक विचार के साथ पैनल समाप्त किया। सौभाग्य से माइकल कोई साधारण अवेकन नहीं था। अगर किसी चीज की उसमें कमी नहीं थी तो वह थी संख्याएं। उसके मन में विस्मृति के क्षतिग्रस्त ताबूत का ख्याल आया। एक विचार मात्र से ही वह कलाकृति उसके सामने प्रकट हो गई। आओ, माइकल ने फुसफुसाते हुए कहा। ताबूत का ढक्कन चरमराते हुए खुला और परछाइयां ऐसे बाहर निकली मानो धुएं को साक्षात रूप दे दिया गया हो। एक के बाद एक आकृतियां बाहर निकलती गईं। कुल मिलाकर 20 प्रत्येक रैंक 2 का अंडेड। वे लकी या गेल जैसे उसके प्रिय साथी नहीं थे। ये तो उसके कुलीन वर्ग की तुलना में गुमनाम और साधारण से आम सैनिक थे। लेकिन बाकी सभी के लिए ऐसा एक प्राणी भी दुश्मन था। माइकल के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, हालांकि उसके मन में एक हल्की सी दबी हुई हंसी का भाव आ गया। उसने इतनी जल्दी अपनी चाल चलने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन परीक्षा ने अपना फैसला कर लिया था। माइकल ने अपनी निगाहें अपने चारों ओर मौजूद मरे हुए लोगों पर टिकाए रखीं। उसने अपने हाथ बांध लिए और विकल्पों पर विचार करने लगा। क्या उसे अब निकल जाना चाहिए? क्या उसे दुश्मन के किले की तलाश में जाना चाहिए? उसके होंठ एक पतली रेखा में सिमट गए। हालांकि जल्दबाजी करना लुभावना था, पर अब बिना सोचे समझे आगे बढ़ना बुद्धिमानी नहीं लग रहा था। इस द्वीप पर 100 किले बिखरे हुए थे और 2000 प्रतिभागियों के साथ भी प्रतियोगिता समाप्त होने से पहले 50 किलों का गिरना जरूरी था। यह मिनटों में नहीं हो सकता था। इसमें निश्चित रूप से काफी समय लगेगा। शुरुआत में ऊर्जा बर्बाद करना उचित नहीं है, उसने लगभग खुद से बुदबुदाते हुए कहा। माइकल क्षितिज का अध्ययन कर रहा था, प्रकाश की उन लकीरों की तलाश में था जो आने वाले विरोधियों का संकेत दे सकती थी, और इस बीच उसने अपने विचारों को भटकने दिया। ये जगह वास्तव में कितनी विशाल थी। द्वीप दूर दूर तक फैला हुआ था, जंगल और पहाड़ियां एक पूरे भूभाग की तरह फैली हुई थीं। क्या यह उत्पत्ति की भूमि में कोई वास्तविक स्थान था जिसे परीक्षा के लिए छिपाकर फिर से तैयार किया गया था, या फिर यह शून्य से प्रकट हुआ था, किसी उच्च शक्ति द्वारा अस्तित्व में लाया गया था? माइकल ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। बादल धीरे धीरे और भारी होकर बह रहे थे। नीचे बिखरे किलों की हल्की रोशनी से उनके निचले हिस्से मंद मंद जगमगा रहे थे। सब कुछ वास्तविक लग रहा था। उसके जूतों के नीचे का पत्थर, उसके वस्त्रों को खींचती हवा, यहाँ तक कि हवा में फैली नम समुद्री नमक की गंध भी। माइकल ने अपनी आंखें सिकुड़ीं। जादू से बनाया गया हो या नहीं, उसने धीमी आवाज में कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किला तो किला ही होता है, और जो कोई भी मेरे किले पर कब्जा करने आएगा। उद्धरण चिन्ह। 20 मरे हुए प्राणी फिर से हिले डुले, और जैसे ही उन्होंने अपनी संरचना को और कसना शुरू किया, हल्की सी रगड़ की आवाज आई। इसके खिलाफ विद्रोह करेगा। हालांकि माइकल को इस बात का अंदाजा नहीं था, लेकिन उसे यह पता था कि प्रतिभागियों पर नजर रखी जा रही थी। हालांकि ये प्रधानाचार्यों द्वारा नहीं, जिनका ध्यान बिल्कुल अंत तक केंद्रित था, बल्कि शिक्षकों द्वारा किया गया था। न्यूनतम रैंक 3। एक खास जगह पर गहरे नीले रंग के वस्त्र पहने एक व्यक्ति आगे की ओर झुका। उसकी तेज निगाहें तलवार की तरह थीं और वह माइकल की अकेली आकृति पर टिकी हुई थी, जो किले की प्राचीरों पर मरे हों से घिरी खड़ी थी। उसके होठों से एक हल्की सी आह निकली। दुर्भाग्यपूर्ण। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। इस दौर में अकेले रहना न सिर्फ मुश्किल था, बल्कि बेहद क्रूर था। अधिकांश किलों में रक्षा का भार बांटने के लिए समूह बने हुए थे, लेकिन किला संख्या 37 के लिए सिर्फ एक ही नाम निकला था। एक बदनसीब व्यक्ति। वह लड़का ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, शिक्षक ने बुदबुदाते हुए कहा। हालांकि उनकी निगाहें इरादे से ज्यादा देर तक टिकी रहीं, और सौभाग्य से उसने ऐसा किया, क्योंकि अगली चीज जो उसने देखी उसे देखकर उसकी भौहें तन गईं। यह विशेष शिक्षक किसी साधारण अकादमी से नहीं थे। वे उसी प्रथम श्रेणी की अकादमी से थे जिससे माइकल ने अपना प्रस्ताव स्वीकार किया था। अवेकना अकादमियों में सत्ता के साथ साथ व्यवस्था का भी उतना ही महत्व था। संरचना सख्त थी, किसी किले की नींव की तरह परतदार। शीर्ष पर प्रधानाचार्य, फिर उप प्रधानाचार्य, उसके बाद विभागाध्यक्ष, उनके उप प्रमुख, फिर शिक्षक, सहायक शिक्षक और अंत में छात्र। लेकिन प्रत्येक पद का महत्व सभी अकादमियों में एक जैसा नहीं था। ये पदक्रम के अनुसार बदलता रहता था। प्रथम श्रेणी की अकादमी में प्रधानाचार्य कम से कम 5वें रैंक के जागृतिकर्ता होते थे, कभी कभी इससे भी अधिक। उप प्रधानाचार्य भी 5वें रैंक पर हो सकते थे, या कम से कम चौथे रैंक पर। विभागाध्यक्ष और उनके उप प्रमुख भी अक्सर चौथे रैंक के होते थे, हालांकि उनमें से सबसे कमजोर भी तीसरे रैंक का होता था। शिक्षक न्यूनतम तीसरे रैंक के होते थे, उनके सहायक कम से कम दूसरे रैंक के शक्तिशाली होते थे, और अक्सर तीसरे रैंक के भी होते थे। लेकिन द्वितीय या तृतीय श्रेणी की अकादमियों में अंतर स्पष्ट था। वहाँ प्रधानाचार्य चतुर्थ श्रेणी के हो सकते थे, या यदि अकादमी की नींव कमजोर हो तो तृतीय श्रेणी के भी। श्रेणियों के बीच का अंतर केवल संसाधनों का नहीं था। साधना अकादमियां भी इस सच्चाई से अछूती नहीं थीं। शक्ति ही वहां भी मापदंड थी।
इस शिक्षक की बात करें तो वह भी अपवाद नहीं थे। एक लेवल 63 अवेकना उन्हें आवेदकों के प्रदर्शन की वास्तविक समय में निगरानी करने के लिए नियुक्त शिक्षकों में से एक बनाया गया था। उनका काम सरल था, देखना, रिकॉर्ड करना और नोट्स बनाना। और इसलिए उसकी निगाहें महल संख्या 37 पर ठहर गईं, जहां एक लड़का अकेला खड़ा था। पहले तो उनके चेहरे पर दया का भाव था, लेकिन फिर जैसे ही शिक्षक ने ताबूत को प्रकट होते देखा, धुएं की तरह परछाइयां फैलती हुई उनकी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठीं। 1, 2, 5, 10, 20 रैंक 2 के मरे हुए लोग खामोशी से पंक्तिबद्ध। शिक्षक के होंठ एक पतली रेखा में दब गए। आखिर ये तो साधारण नहीं है। जो कुछ क्षण पहले दुर्भाग्य जैसा लग रहा था, अब वह अलग ही लग रहा था। पहली नज़र में ही शिक्षक समझ गए थे कि लड़के की कक्षा मृतकों के इर्द गिर्द घूमती है। एक अनुभवी खिलाड़ी के तौर पर मेरे दिमाग में तुरंत 3 रास्ते आए: नेक्रोमेंसर, डेथ नाइट और पपेटियर। एक दुर्लभ और 2 विशेष। कठपुतली कलाकार नाम के अनुरूप ही काम करते थे, धागे खींचना। लाशों का इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन अनुभवी कठपुतली कलाकार ऐसी सामग्री पसंद करते थे जो आकार में बदली जा सके, मिश्र धातुएं, जादुई लकड़ियां, सिलाई से बनी संरचनाएं जिन्हें तोड़कर पहले से ज्यादा मजबूत बनाया जा सके। लाशों की भी एक सीमा होती थी। चौंकाने के लिए तो ये ठीक थी, लेकिन अगर उनमें बेजोड़ कारीगरी न हो तो दीर्घकालिक विकास के लिए अच्छी नहीं थी। डेथ नाइट और नेक्रोमेंसर क्लास का मिश्रण था। यह एक दोहरी क्लास की तरह थी। हालांकि ये नेक्रोमेंसर की तुलना में नाइट की ओर अधिक झुकी हुई थी, लेकिन सही तरीके से विकसित किए जाने पर यह मिश्रण मैदान पर राक्षसी शक्तियां पैदा करता था। और फिर आता है नेक्रोमेंसर। एक शक्तिशाली नेक्रोमेंसर से लड़ना एक पूरी टीम से लड़ने जैसा था। फिर भी यहाँ भी सीमाएं स्पष्ट थीं। उच्च कोटि के अनडेड बनाना मुश्किल था, उन्हें बनाए रखना और भी कठिन था, और उन्हें अपग्रेड करना सबसे मुश्किल था। संसाधन, अनुष्ठान, कब्रिस्तानों पर अधिकार, विशिष्ट उत्प्रेरक, कुछ ही अनडेड को संभालने के लिए सीमित तरीके थे। शिक्षक ने रैंक 2 के 20 सैनिकों को पंक्तिबद्ध होते हुए देखा। उसने अपनी नज़र अपने हाथ में मौजूद दस्तावेज पर डाली। ये दस्तावेज पिछली परीक्षा से पहले ऑरोरा में तैयार किया गया था। इसमें कोई विस्तृत जानकारी नहीं थी, बस बुनियादी बातें थीं: नाम, स्तर, कक्षा। उसकी निगाहें रेखाओं का पीछा करती रहीं जब तक कि एक रेखा उस लड़के से मेल नहीं खा गई जिसे वह देख रहा था। माइकल नॉमन, लेवल 40। शिक्षक की भौहें तन गईं। ये तो बहुत ऊंचा स्तर है। क्या वह शाही खानदान का वारिस है, या शायद सम्राट वंश का वारिस? चाहे जो भी हो, उसकी नींव बहुत मजबूत है। वह सोचते हुए पन्ने के किनारे को थपथपाने लगा। अजीब बात है, मैंने इससे पहले कभी नॉमन परिवार के बारे में नहीं सुना। novelfire.net पर नवीनतम उपन्यासों का अनुसरण करें। क्लास पदनाम देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गईं। नेक्रोमेंसर, लेवल 40 पर 20 मरे हुए प्राणी उसकी सीमा से बहुत दूर होने चाहिए, लेकिन उनमें से वास्तव में कितने शक्तिशाली हैं? शिक्षक थोड़ा पीछे झुक गए, उनके चेहरे के भाव स्पष्ट थे। फिर भी वह अकेले होने से परेशान नहीं दिखते। शायद यह उनके लिए फायदेमंद ही हो। शिक्षक ने खालीपन में आगे की ओर झुककर अपने सामने मौजूद रिकॉर्डिंग चिन्ह को समायोजित करते हुए अपनी आंखें सिकुड़ीं। उन्होंने महल संख्या 37 पर अपनी निजी मुहर लगाई। उसे अचानक ये जानने की इच्छा हुई कि यह बदकिस्मत उम्मीदवार कितनी दूर तक जा सकता है। शिक्षक ने कलाई झटकते ही दस्तावेज को अपनी आस्तीन में मोड़ लिया। उनकी निगाहें कुछ पल के लिए महल 37 के चमकते हुए प्रक्षेपण पर टिकी रहीं, फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली। ठीक है, उसने धीमी लेकिन स्थिर आवाज में कहा, अब समय आ गया है। अपने भंडारगृह से उसने हथेली के आकार की एक छोटी सी क्रिस्टल प्लेट निकाली जिस पर जटिल चिन्ह खुदे हुए थे। उसकी सतह हल्की सी चमक रही थी। उसने सहजता से अपनी हथेली उस पर रखी और उसमें निरंतर ऊर्जा प्रवाहित की। प्लेट में अचानक चकाचौंध सी हो उठी और उस पर बने अक्षर जुगनुओं की तरह रेंगते हुए एक आकृति में व्यवस्थित होने लगे। अन्य अकादमियों के अन्य पर्यवेक्षकों ने भी ऐसा ही किया। परीक्षा कक्ष में वापस आते ही प्रत्येक उम्मीदवार के वस्त्र में हलचल हुई। माइकल के गाउन के सामने सिले हुए अकादमी बैज में अचानक प्रकाश की चमक दिखाई दी। उसके सामने हवा में एक होलोग्राफिक पैनल खिल उठा, जिस पर स्पष्ट अक्षरों में लिखी पंक्तियां उसकी आंखों के ठीक ऊपर तैर रही थीं। एकीकृत परीक्षा आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। घोषणा के नीचे और अधिक विवरण स्क्रॉल होकर दिखाई देने लगे। प्रत्येक नष्ट हुए किले के लिए विजयी किले के जीवित सदस्यों को जोड़ 100 अकादमी अंक प्रदान किए जाते हैं। माइकल की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। अकादमी अंक, पैनल ने विस्तार से बताया। अकादमी अंक संघ अकादमियों में योग्यता के रूप में कार्य करते हैं। इन्हें संसाधनों, दुर्लभ अवसरों या विशेष ज्ञान के बदले में प्राप्त किया जा सकता है। इन्हें अत्यंत मूल्यवान मुद्रा के रूप में माने। माइकल के होंठ हल्के से फड़क उठे। अगर प्रतिभागी एक से अधिक किले को नष्ट करने के लिए प्रलोभित नहीं होते तो अब एक प्रलोभन मौजूद था। पैनल ने एक बार फिर अपनी जगह बदली। अपनी जान का डर न रखें, इस युद्ध क्षेत्र की सुरक्षा कर दी गई है। जिस भी प्रतिभागी को गंभीर चोट लगेगी उसे जबरन टेलीपोर्ट करके बाहर भेज दिया जाएगा। हालांकि यदि आप एक भी दुश्मन किले को नष्ट किए बिना चले जाते हैं तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और आप परीक्षा में असफल हो जाएंगे। वे शब्द लोहे की तरह हवा में लटके रहे। आपको कामयाबी मिले। प्रकाश मंद पड़ गया और पैनल चिंगारियों में तब्दील हो गया जो धुंधली हवा में गायब हो गईं। माइकल ने एक बार पलकें झपकाईं, फिर उसके होठों से हल्की सी मुस्कान गायब हो गई। उसकी निगाहें क्षितिज पर घूम गईं जहां दूसरे महल खड़े थे। तो उसने धीमी आवाज में बुदबुदाते हुए कहा, यह शुरू होता है। हालांकि माइकल ने पहल नहीं की। अभी समय नहीं आया था। कोई जल्दी नहीं थी। किला संख्या 37 से कुछ दूरी पर एक और किला था। माइकल के किले के विपरीत ये किला जीवन था। 15 उम्मीदवार इसकी प्राचीरों और प्रांगण में एकत्रित हुए थे। पहली नजर में अंतर स्पष्ट था। उनके वस्त्रों पर विभिन्न अकादमियों के प्रतीक चिन्ह अंकित थे, लेकिन ये यहाँ संघर्ष को भड़काने के लिए पर्याप्त नहीं था। novelfire.net, अगर यह मामला अकादमियों के भीतर ही होता तो प्रतिद्वंद्विता तुरंत भड़क उठती। लेकिन इनमें से अधिकांश उम्मीदवारों ने कुछ ही घंटे पहले अकादमी में शामिल होने की शपथ ली थी। उनके बीच कोई गहरी निष्ठा नहीं थी, नहीं वर्षों का कोई भाईचारा था जो उन्हें बांधता या विभाजित करता। उनकी नज़र में ये परीक्षण एक भव्य ऑनलाइन खेल की तरह था जहां विदेशी खिलाड़ी एक दौर के लिए टीम के साथी बन जाते थे और मैच खत्म होने के बाद तितर बितर हो जाते थे। फिलहाल उन 15 लोगों ने इस परिस्थिति को स्वीकार कर लिया।
वे केंद्रीय किले के पास इकट्ठा हो गए और तनावपूर्ण बहस में उनकी आवाजें आपस में टकरा रही थीं। हमें यहीं रुकना चाहिए, एक लंबे लड़के ने हाथ बांधकर जोर देकर कहा। रक्षात्मक मोर्चाबंदी करो, दूसरों के खुद ही हार मानने का इंतजार करो। ऊर्जा बचाना ज्यादा समझदारी है। रुको, एक और लड़की ने व्यंग्य करते हुए कहा, छोटे बालों वाली और मुस्कुराती हुई दुबली पतली लड़की। यह इंतजार का खेल नहीं है। तुमने पैनल देखा, अकादमी पॉइंट्स, हर नष्ट किए गए किले के लिए 100 पॉइंट्स। अगर हम जल्दी नहीं चले तो ताकतवर लोग हमारे सांस लेने से पहले ही सारे पॉइंट्स जमा कर लेंगे। एक तीसरी आवाज बीच में आई जो शांत लेकिन दृढ़ थी। दोनों पक्षों की अपनी अपनी खूबियां हैं, लेकिन फैसला लेने से पहले हमें जानकारी चाहिए। ये द्वीप कितना बड़ा है? सबसे नजदीकी किले कहाँ हैं? बिना जानकारी के हमला करना आत्महत्या के समान है। समूह जल्दी ही गुटों में बंट गया, वे जो छिपकर इंतजार करना चाहते थे, वे जो छापा मारने के लिए उत्सुक थे, और वे जो जासूसी करना पसंद करते थे। उनके बीच सन्नाटा छाने से माहौल तनावपूर्ण हो गया। अंत में तीक्ष्ण जबड़े वाला और पीठ पर भला बांधे एक युवक ने अपना हाथ उठाया। उसके वस्त्र पर काले रंग का अर्धचंद्राकार चिन्ह बना हुआ था और उसकी उपस्थिति शांत और स्थिर थी। उन्होंने कहा, हम समझौता करते हैं, 3 समूह बनाते हैं। सबसे नजदीकी किलों का नक्शा बनाने के लिए खोजी दल, यहाँ रक्षा तैयारियों के लिए लड़ाके, और एक हमलावर दल जो मौका मिलते ही दूसरों के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार रहता है। इस तरह हम समय बर्बाद नहीं करते और अचानक आने वाली मुश्किलों से भी बचते हैं। इस विचार पर लोगों ने सहमति जताई, भले ही वे अनिच्छुक थे। अस्थायी टीम ने अपनी अपनी भूमिकाएं बांटना शुरू कर दिया। पब फ्यूचर विज्ञापन। कुछ मिनट बाद 15 लोग फिर से आंगन में इकट्ठा हो गए। धूल और नमकीन हवा उनके लबादों से चिपकी हुई थी। 5 लोगों का जासूस दल सबसे पहले उतरा, उनके बूट पत्थर पर जोर से बज रहे थे। रक्षा दल भीतरी घेरे से आया। भलाधारी ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। रिपोर्ट करो, एक दुबली पतली लड़की ने, जिसने कांच का मोनोकल पहना हुआ था, बोलते हुए उसे ठीक से लगा लिया। 3 किले तेज उड़ान की सीमा के भीतर हैं और एक और दूर की पहाड़ी पर है, अगर आप माना खर्च करने को तैयार हैं। उसने उन्हें अपनी उंगलियों पर गिनकर गिना। पहला, पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर 2 घाटियों के पार। दूसरा, उत्तर की ओर पड़ोसी से पहले ही हाथापाई हो रही है। अगर आप ध्यान से सुने तो उनकी आवाज सुनाई देगी। दूर से आती एक धीमी सी गड़गड़ाहट ने मानो उनके शब्दों को और पुख्ता कर दिया। तीसरा, पश्चिम में एक तटीय चट्टान पर विरल हलचल। शायद 5 या 6, ये कहना मुश्किल है कि वे संरक्षण कर रहे हैं या उनकी संख्या कम है। वह हिचकिचाई, फिर बोली, चौथा, ठीक दक्षिण की ओर नदी के संगम के पार। असामान्य रूप से शांत। शांत का मतलब बताओ, छोटे बालों वाली लड़की ने कहा। कोई गश्ती दल नहीं है। अगर कोई टीम है भी तो वे बिल्कुल स्थिर बैठे हैं, या फिर यह एक हल्की चौकी है। हल्की फुसफुसाहट फैल गई। रक्षा पंक्ति के प्रमुख चौड़े कंधों वाले, जिनकी उंगलियों पर अभी भी चाक के निशान थे, ने अपनी टीम की स्थिति के बारे में जानकारी दी। परिधि परतदार है। बाहरी मार्ग पर 2 चेतावनी जाल हैं। फिर हम पहले हमले का सामना कर सकते हैं। भलाधारी ने सिर हिलाया। अच्छा, आपकी क्या राय है? दक्षिण की ओर मोर्चा संभालो, छोटे बालों वाली लड़की ने तुरंत कहा। 100 अंक जमा करो, पीछे हटो, कछुए की तरह खेलो। या फिर ये शहद का बर्तन है, किसी और ने जवाब दिया। खाली प्राचीर का मतलब है कि दांत अंदर की तरफ हैं। अंगूठियों में छल्ले पहने एक शांत लड़के ने कहा, हमें सबको तैनात करने की जरूरत नहीं है। पहले जांच पड़ताल करो। 2 टीमें बनाओ, एक जांच के लिए, दूसरी निगरानी के लिए। अगर खतरा कम लगे तो हम पूरी टीम उतार देंगे, अगर खतरा दिखे तो हम पीछे हट जाएंगे। भलाधारी ने चारों ओर देखा और कमरे का जायजा लिया। अब तो अनिच्छुक लोग भी सिर हिला रहे थे। ठीक है, उसने फैसला किया। हम 8 खिलाड़ियों को रक्षा पंक्ति में रखेंगे, 7 खिलाड़ी नदी के संगम पर चले जाएंगे। भलाधारी ने अपने कंधे हिलाए, भले के हैंडल पर अपनी पकड़ मजबूत की और एक हाथ उठाया। चलो। वे रुक रुक कर उठते हुए, चीड़ और पत्थरों के ऊपर से नीचे उड़ान भरते हुए, द्वीप की बनावट में परछाइयों की तरह घुल मिल गए। दक्षिण दिशा में बहुत दूर एक पहाड़ी पर एक किला पीला और स्थिर खड़ा था। हैरानी की बात यह है कि जिस किले की ओर वे 7 लोग जा रहे थे, वह माइकल का निर्धारित किला था। कैसल 37 में वापस आकर माइकल एक सीढ़ी पर बैठा था जब किसी चीज ने उसके चूल्हे के किनारे को छुआ। वह स्थिर हो गया, आंखें आधी बंद थीं। द्वीप पर फैले रेशमी जाल की तरह उसकी दृष्टि ने कम ऊंचाई वाली हवा में 7 चमकीले धागों को पकड़ लिया। 10 किलोमीटर उसकी इंद्रियों की सीमा का बाहरी किनारा था। वहां विवरण धुंधले हो जाते थे, लेकिन गति तो गति ही थी। 7 अंक, इतनी जल्दी? उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में झुंझलाहट से ज्यादा मजाक था। उसे ध्यान मिलने की उम्मीद तो थी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। उसके चारों ओर की प्राचीरें जानबूझकर खाली रखी गई थीं। उसने पहुंचते ही अपनी सेना को तितर बितर कर दिया था। माइकल ने अपनी टेलीपैथी से संपर्क साधा, मानो किसी ने वीणा के तारों को हाथ से छू लिया हो। उसने उन 7 लोगों के सबसे करीब मौजूद 10 लोगों को उनके पास आने का आदेश दिया। फिर उसने इंतजार किया। माइकल के किसी भी अनडेड का लेवल 29 से नीचे नहीं था। वह सोच रहा था कि उसके 10 मरे हुए साथी या उसके ये 7 साथी प्रतिभागी कौन विजयी होंगे, लेकिन उनमें आत्मविश्वास था। घबराने की कोई जरूरत नहीं थी। वे घोड़े की पीठ के ऊपर से एक साफ सुथरे वी आकार में गुजरे, तभी एक चश्मा पहनी लड़की ने मुट्ठी ऊपर उठा दी। पकड़ना। 7 एक साथ तेजी से आगे बढ़े और झाड़ियों के ठीक ऊपर मंडराने लगे। भलाधारी ने आधा कदम आगे बढ़ाया, उसकी निगाहें उस पर टिकी हुई थीं। जल्द ही हमारे यहाँ मेहमान आएंगे। कितने? उसने अपना सिर झुकाया। कांच की डिस्क चमक उठी। कम से कम 7, हमारी ही संख्या के बराबर। शायद थोड़े ज्यादा, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं। भलाधारी की अपने हथियार पर पकड़ और मजबूत हो गई। उसके दिमाग में तेजी से विचार कौंध रहे थे। वह हिसाब किताब लगा रहा था। वह लेवल 32 पर था। उसके पीछे चल रहे बाकी लोग भी कमजोर नहीं थे, उनमें से अधिकांश 27 से 30 के बीच थे। एक संतुलित आक्रमणकारी बल। उसने जोखिम का आकलन किया। 10 विरोधी, इससे ज्यादा नहीं। अगर 15 होते तो वह पीछे हटने का आदेश दे देता। अगर 20 होते तो वे अब तक भाग चुके होते, लेकिन 10 तो फिर भी ऐसी संख्या थी जिसे वे संभाल सकते थे। उसका जबड़ा कस गया। जब तक संख्या 10 से अधिक नहीं है, हम मुकाबला करेंगे, उसने तनाव को चीरते हुए स्थिर स्वर में कहा।
माइकल की मरे हुए सैनिकों की सेना में विविधता की कमी और विविधता दोनों ही बातें कही जा सकती हैं। गोब्लिन से हॉबगोब्लिन आए, फिर ऑर्क्स, फिर गोलियत और अंत में टाइटन्स। बेशक माइकल की सेना में कोई जिन नहीं थे। फिर वन भेड़िए आए, जो वन भेड़िए से विकसित होकर हरे भरे भेड़िए, फिर लाल कांटेदार भेड़िए और अंततः विषैले कांटेदार खरपतवारनाशक में तब्दील हो गए। पूरा संस्करण केवल नॉवल फायर नेट पर पढ़ें। लेकिन जिन्नों की तरह जंगल में कोई भेड़िया नहीं बचा था। वुडस्टोन सिटी में हुई राक्षसी अलौकिक घटना के दौरान माइकल को जो राक्षस मिले थे वे भी मौजूद थे। काला ग्रिफिन, जिसका नाम अब गेल है, जिसके भाई बहन होने चाहिए थे अगर माइकल की कुख्यात बदकिस्मती बाद में मरे हुए प्राणियों को बुलाने में बाधा न डालती। चट्टानी बिच्छू, जिसका दुर्लभ विकसित रूप रॉक स्टील बिच्छू था, और गुलाबी त्वचा वाला लंबी भुजाओं वाला बंदर, या फिर वे ज्वालाशील शेर जो उसने उत्पत्ति भूमि से प्राप्त किए थे। इसमें काफी विविधता थी और फिर भी सच्चाई यह है कि इसमें बिल्कुल भी विविधता नहीं थी। यही एक कारण था कि माइकल और अधिक मरे हुओं को बुलाने में हिचकिचा रहा था। एक तरफ अधिक संख्या होना फायदेमंद था, लेकिन इस स्तर पर माइकल केवल संख्या बढ़ाने के लिए अपनी सेना का विस्तार नहीं करना चाहता था। वह विशेष प्रकार के मरे हुए प्राणियों को चाहता था, ऐसे प्राणी जो हवा में उड़ सकें, समुद्र में तैर सकें, टेलीपोर्ट कर सकें, बचाव कर सकें, हमला कर सकें, उपचार कर सकें, यदि संभव हो तो हर भूमिका निभा सकें। लेकिन कहना आसान था, करना मुश्किल। फिर भी उसके पास जो कुछ भी था वह आने वाले 7 लोगों के समूह से निपटने के लिए पर्याप्त से अधिक था। 7 युवक तनावग्रस्त होकर तब तक इंतजार करते रहे जब तक कि दूर से 10 आकृतियां प्रकट नहीं हुई। इनमें से 3 रैंक 2 रॉक स्टील स्कॉर्पियंस थे, उनमें से 7 गोलियत थे, उनमें से एक महिला जलतांत्रिक थी। वे 7 चौंक गए, लेकिन जिस बात ने सचमुच उनके दिल दहला दिए वह तब हुआ जब उन्होंने मरे हुए लोगों की संख्या की जांच की। इनमें से एक भी लेवल 30 से नीचे नहीं था। बिना एक दूसरे से बात किए वे 7 भागने के लिए मुड़ गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सभी के बैच से एक यांत्रिक आवाज सुनाई दी। लड़ाई में संलग्न पाया गया। उड़ान क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। धिक्कार है। गालियों की झड़ी लग गई। पता चला कि वे वस्त्र केवल चीजों को रिकॉर्ड करने और उन्हें परीक्षा क्षेत्र से बाहर टेलीपोर्ट करने से कहीं अधिक काम करते थे। दुर्भाग्यवश जो हो गया सो हो गया। वे केवल आगे बढ़ सकते थे। उन 7 के बीच वर्ग विभाजन काफी संतुलित था। आम वर्ग होने की अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप उन 7 में से 2 शूरवीर थे। उनमें से एक स्वयं भालाधारी योद्धा था, जिसका प्रभाव अन्य लोगों की तुलना में थोड़ा अधिक था। उसके वस्त्र पर लगा कवच भी महंगा प्रतीत होता था। उनके पीछे एक दुबली पतली आकृति हल्के प्रतीकों से खुदे हुए घुमावदार धनुष को लिए खड़ी थी, एक धनुर्धारी। उसके बगल में एक फुर्तीला युवक खड़ा था, जिसकी जांघों पर 2 घुमावदार तलवारें बंधी थीं। उसके कदम हल्के थे, उसकी निगाहें तेज थीं, एक शिकारी। अंतिम 3 जादूगरों के वस्त्र धारण किए हुए थे। एक पृथ्वी जादूगर था, दूसरा अग्नि जादूगर था, तीसरा पवन जादूगर था। यह एक संतुलित पार्टी थी। अग्रिम पंक्ति के रक्षक, दूर से आक्रमण करने वाले सैनिक और बुनियादी सहायता प्रदान करने वाले सैनिक। फिर मरे हुए लोग आ गए। माइकल के निर्देश पर उनमें से 7 आगे बढ़े। बाकी 3 अपनी पंक्ति तोड़कर किनारे की ओर ऐसे घेरा बनाकर दौड़े जैसे शिकारी भेड़िए दौड़ रहे हों। 7 उम्मीदवार अकड़ गए। वे हमें अलग कर रहे हैं, चश्मा लगाए लड़की ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें चारों ओर घूमती परछाइयों के बीच इधर उधर दौड़ रही थीं। भलाधारी का जबड़ा कस गया। माइकल कैसल 37 की ठंडी प्राचीर से पीठ टिकाकर बैठ गया। उसकी निगाहें कहीं दूर थीं क्योंकि वह अपनी रस्सी को टटोल रहा था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्हें शायद ही कभी उचित प्रतिस्पर्धा मिली हो, लेकिन अब उसके पास 7 थे। उत्तम। माइकल ने अपनी टेलीपैथिक डोरियों को समायोजित किया और पट्टा कस दिया। 7 लोग आगे बढ़ेंगे, उसने शून्य में फुसफुसाते हुए कहा। 3 लोग भागने का रास्ता बंद कर लेंगे। देखते हैं तुम्हारा क्या हाल होता है। रॉक स्टील बिच्छू फुफकारे, उनकी पूंछें पत्थर से रगड़ खा रही थीं। गोलियतों ने एक बार अपनी छाती पिटी। धीमी गड़गड़ाहट युद्ध के ढोल की तरह गूंज उठी। मानव आकार की मादा गोलियत ने अपना डंडा उठाया। उसके चारों ओर पानी रिबन की तरह घूम रहा था। 7 जागृत व्यक्तियों ने स्वयं को तैयार किया। तलवारें म्यान से बाहर निकलते ही स्टील की तरह झंझना उठी। ऊर्जा का विस्फोट हुआ। आग की चिंगारियां निकलीं और हवा की धाराएं कुंडलित होने लगीं। माइकल अपनी जगह पर शांत रहते हुए रुचि से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। झड़प जोरदार शोर के साथ शुरू हुई। भाला लिए हुए योद्धा सबसे पहले आगे बढ़ा। उसका हथियार सीधा था। भाले की पूरी लंबाई में आभा प्रवाहित हुई, जिससे वह स्टील की तरह कठोर हो गया। उसने सीधे आगे बढ़ते हुए विशालकाय योद्धा पर वार किया। टक्कर की आवाज घंटी की तरह गूंजी, लेकिन मरे हुए लोग शायद ही हिले। उस प्राणी की धूसर त्वचा में लहरें उठी। फिर उसका विशाल हाथ बगल की ओर झपटा। योद्धा हवा में ही पीछे की ओर उछल गया और खून की उल्टी करते हुए, लेकिन बिना टूटे, अपने पैरों पर खड़ा हो गया। रक्षा करो, वह दहाड़ा, और दूसरा योद्धा ढाल को ऊपर उठाते हुए झपटा। उनके पीछे ज्वाला भड़क उठी। अग्नि जादूगर ने दोनों हथेलियां आगे की ओर बढ़ाईं। 3 धधकते गोले एक रॉक स्टील बिच्छू की ओर बढ़े। विस्फोट सटीक निशाने पर लगे और प्राणी के कवच से टकराकर फट गए। धुआं फूट पड़ा और फिर छट गया, जिससे बिच्छू अप्रभावित दिखाई दिया, जिसकी प्लेटों पर हल्की धात्विक चमक थी। उसका डंक भयानक गति से वार कर रहा था। धनुर्धारी ने पूंछ और शरीर के जोड़ पर तीर चलाया। उसके धनुष पर बने चिन्ह चमक उठे। तीर निशाने पर लगा, लेकिन दीवार से टकराने की तरह उछल गया। बिच्छू का पंजा तेजी से आगे बढ़ा और उसके धनुष को जकड़ लिया, जिससे वह आसमान से जोर से नीचे गिर गई। वह चीखी। उसकी शक्ति सहज रूप से उमड़ पड़ी और उसने अपना हथियार छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक और मरे हुए प्राणी ने उसका रास्ता रोक दिया। एक और गोलियत उस पर टूट पड़ा। उसकी मांसपेशियां लोहे की तरह मजबूत थीं और उसने एक कुल्हाड़ी को बेरहमी से घुमाते हुए वार किया। तीरंदाज मुश्किल से एक तरफ हटी और वार की हवा से उसके बाल बिखर गए। शिकारी ने उसे बचाने के लिए छलांग लगाए। उसकी दोनों तलवारें चांदी की तरह चमक उठी जब वह गोलियात के पैरों के बीच से गुजरा और उसकी जांघ पर एक तिरछा वार किया। काला खून उछला, लेकिन ओर्कटस से मज नहीं हुआ। उसने अपना पैर उठाया और हड्डी तोड़ देने वाली ताकत से लात मारी, जिससे शिकारी जमीन पर गिर पड़ा। पत्थर पर फिसलते हुए उसकी तलवारों से चिंगारियां निकलीं। ऊपर हवाएं चीख रही थीं। पवन जादूगर की आंखें हल्के नीले रंग से चमक रही थीं। जैसे ही उसने अपने चारों ओर हवा की धाराएं खींची, संपीड़ित धारा की तलवारें बिच्छुओं की ओर बढ़ीं।
हमले उन पर लगे जिससे वे आधा कदम पीछे हट गए, उनके भारी शरीर के नीचे धूल उड़ गई। जादूगर मुस्कुराया, बहुत भारी हैं, लेकिन फिर भी उन्हें धकेला जा सकता है। धरती हिल उठी, एक विशालकाय राक्षस ने जोरदार पैर पटका जिससे जमीन में एक जोरदार झटका लगा। जादूगर का जादू बिखर गया और उसका शरीर हवा में ही लुढ़क गया। संभलने से पहले ही एक नुकीले पंजे वाले हाथ ने उसका कंधा पकड़ लिया। दूसरे विशालकाय राक्षस ने उसे इतनी जोर से जमीन पर पटका कि जमीन में गड्ढा बन गया। पृथ्वी के जादूगर ने चीख मारी और पलटवार किया। गिरे हुए पवन जादूगर के चारों ओर पत्थर के नुकीले टुकड़े फूट पड़े और ऊपर की ओर चुभते हुए ऑक को पीछे धकेल दिया। एक पल के लिए ये कारगर साबित हुआ, जब तक कि रॉक स्टील स्कॉर्पियन ने कॉन्टों को ऐसे रौंद डाला जैसे वे रेतों और अपनी पूंछ से जादूगर की छाती पर वार किया। शूरवीर नेता ने बीच में हस्तक्षेप किया, भला चमक रहा था और उसने हमले को मोड़ दिया। भारी वजन के कारण उसका हाथ कांप रहा था। ये साधारण आह्वान नहीं है, वह फुफकारा, उसके चेहरे से पसीना बह रहा था। ऊपर आसमान में मृतकों के बीच मौजूद जल जादूगरनी आखिरकार हिली। उसने अपनी छड़ी उठाई और हवा में से तरल की धाराएं उमड़ पड़ी। एक लहर तेजी से आगे बढ़ी, अग्नि जादूगर की लपटों को अपनी चपेट में ले लिया और भाप के गुबार में उन्हें बुझा दिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तत्वों का दमन। तीरंदाज ने संभल कर अपनी मुद्रा संभाली और चिल्लाई, जादूगर पर निशाना साधो। उसने तीक्ष्णता से 3 तीर चलाए। तीर जादूगर की ओर तेजी से बढ़े, लेकिन एक गोलियत सीना फुलाकर आग की चपेट में आ गया। तीर उसके शरीर में धंस गए, कोई फायदा नहीं हुआ। शिकारी फिर से सक्रिय हो गया, उसकी तलवारें चमक रही थीं। वह बिच्छू के पीछे चक्कर लगाकर उसके पैरों के जोड़ों पर वार करने लगा। चिंगारियां उड़ने लगी, काइटन चटकने लगी। जीत की खुशी में उसके मुंह से एक फुफकार निकली, तभी पूंछ नीचे की ओर झपटी। बहुत तेज। उसने ठीक समय पर अपनी तलवारें घुमाईं, लेकिन इस झटके से वह एक पेड़ के तने से जा टकराया। पवन जादूगर लड़खड़ाते हुए सीधा खड़ा हुआ, उसकी कनपटी से खून टपक रहा था। पीछे हटो, उसने चिल्लाने की कोशिश की। घेरा पहले ही बंद हो चुका था। 3 मरे हुए प्राणी, एक और गोलियात और 2 और पहरेदारों की तरह आगे बढ़ रहे थे, उन्हें चारों ओर से घेरे हुए थे। भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। धिक्कार है, भलाधारी योद्धा गुर्राया। उसने अपना भाला ऊंचा उठाया, उसकी आभा पहले से कहीं अधिक चमक रही थी। हम आगे बढ़ेंगे, उसने हमला बोल दिया। दूसरे योद्धा ने भी उसका अनुसरण किया। दोनों ने अपनी पूरी ताकत से मरे हुओं की दीवार पर प्रहार किया। ढालें टकराईं, तलवारें चलीं और ऊर्जा का विस्फोट हुआ। इस टक्कर से चारों ओर कंपन फैल गया, लेकिन गोलियात अधिक थे। उनका विशाल शरीर और अप्राकृतिक शक्ति पहाड़ों के समान थी। और जादूगरनी फिर आगे बढ़ी। कलाई के एक झटके से पानी की धाराएं भाले में बदल गईं। वे हाथापाई के बीच से सटीक और निर्दयी ढंग से निकलीं। तीरंदाज ने एक भाले से बचने के लिए मुड़ी, लेकिन दूसरा भाला उसकी बांह पर लगा और उसे एक तरफ घुमा दिया। अग्नि जादूगर ने दांत भींचकर अपनी सारी शक्ति झोंक दी। आग का एक स्तंभ ऊपर की ओर उठा और बिच्छुओं में से एक को अपनी चपेट में ले लिया। लपटों ने उसके कवच पर काली लकीरें बना दी, लेकिन वह विचलित होकर आगे बढ़ता रहा। एक पंजे ने जादूगर के कंधे को जकड़ लिया और उसे लकड़ी की तरह एक तरफ फेंक दिया। पृथ्वी के जादूगर ने उसे बचाने के लिए पत्थर की एक दीवार खड़ी कर दी, लेकिन दूसरा बिच्छू पलक झपकते ही उसे भेद गया और दीवार टुकड़ों में बिखर गई। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। AliExpress ऐप खोलें। ये लड़ाई अराजकता में तब्दील हो गई। उन सातों के हर वार से खून निकलता था, फिर भी मरे हुए लोग टस से मज नहीं होते थे। हर बार जब जागृत लोग आगे बढ़ते तो उनका कोई पंजा, पूंछ या मुक्का उन्हें पीछे धकेल देता था। दूर से माइकल रस्सी के सहारे सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखें ठंडी थीं लेकिन चौकस थीं। उसका इरादा अभी नरसंहार करने का नहीं था, यह एक आकलन था। क्या उसकी प्रकाश की आज्ञा का पालन करते हुए उसके मरे हुए सैनिक जीवित जागृत लोगों की संतुलित टीम को दबा सकते थे? उत्तर स्पष्ट था। शिकारी की चाल धीमी पड़ गई। तीरंदाज के तरकश में मुट्ठी भर तीर बचे थे और हर तीर पिछले तीर से कम स्थिर था। पवन जादूगर की हवाएं तीक्ष्ण होती जा रही थीं। अग्नि जादूगर हॉन्फ रहा था, उसके वस्त्र झुलस रहे थे। पृथ्वी जादूगर की सुरक्षा व्यवस्था इतनी तेजी से टूट रही थी कि वह उसे खड़ा भी नहीं कर पा रहा था। यहाँ तक कि दस्ते के रक्षक, दोनों शूरवीर भी हर हमले के आगे लड़खड़ा रहे थे। मरे हुए लोग ज्वार की तरह लगातार आगे बढ़ते रहे, बिना रुके। भलाधारी को अंततः सच्चाई का एहसास हुआ। उसकी निगाहें उन किनारों पर टिक गईं जहां 3 मरे हुए लोग भागने का रास्ता रोक रहे थे। उसका जबड़ा कस गया, निराशा झलक रही थी। हम नहीं कर सकते, वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। बिच्छुओं में से एक ने झपट्टा मारा और अपनी पूंछ से बिजली की तेजी से वार किया। पृथ्वी के जादूगर ने सहज प्रतिक्रिया में अपने हाथ ऊपर उठाए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। डंक उसके कंधे में घुस गया। उसकी चीख पूरे मैदान में गूंज उठी। सिस्टम ने तुरंत हस्तक्षेप किया। उसका रूप क्षण भर के लिए चमक उठा, फिर प्रकाश के एक स्तंभ में गायब हो गया। अधिक गंभीर चोटें लगने से पहले ही उसे टेलीपोर्ट कर दिया गया। बाकी बचे 6 लोग पल भर के लिए स्तब्ध रह गए। मरे हुओं को बस यही चाहिए था। गोलियात ने जोरदार हमला किया, उनके पीछे पीछे ओर्क्स टूट पड़े। तीरंदाज निहत्थी हो गई, उसका धनुष चकनाचूर हो गया। शिकारी की तलवारें कुल्हाड़ी से भेद दी गईं और उसे जकड़ लिया गया। पवन जादूगर जादुई जलप्रपात में डूब गया। एक एक करके सभी उम्मीदवार बुरी तरह घायल हो गए और उन्हें जबरदस्ती बाहर निकाल दिया गया। परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था के तहत उनके शवों को चुपके से बाहर ले जाया गया। कुछ मिनट बाद सन्नाटा छा गया। केवल माइकल के मृत शरीर ही बचे थे, जो एक ढीले घेरे में खड़े थे। उनके शरीर काले मवाद और धूल से सने हुए थे, लेकिन अन्यथा क्षुण्ण थे। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी। वह ठंडे पत्थर के सहारे पीछे झुक गया और एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वाह, मेरा टैलेंट तो कमाल का है। उसने अपनी मुस्कान को दबा लिया, छोटी सी जीत पर घमंड करने से इनकार करते हुए, और अपना ध्यान दूसरी ओर केंद्रित किया। सातों खिलाड़ी एक खास दिशा से आ रहे थे। वह रेखा कहीं इशारा कर रही थी और संभवतः उनके घरेलू अड्डे की ओर। उसने एक पल के लिए संकोच किया और फिर फैसला कर लिया, उसे भी उनसे मिलने जाना चाहिए। माइकल एक ही झटके में उठा। अगले ही पल उसकी आकृति धुंधली होकर गायब हो गई।
उसके पीछे किले के स्तंभ की रक्षा के लिए केवल 5 मरे हुए लोग ही बचे थे, जो द्वीप के लिए एकमात्र संकेत था कि किला 37 अभी भी खड़ा है। कुछ मिनट पहले जिस शिक्षक ने महल संख्या 37 पर अपनी निजी मुहर लगाई थी, वह खाली जगह में आगे की ओर झुका। प्रोजेक्शन स्क्रीन पर हलचल देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गईं। लोग माइकल के अड्डे की ओर बढ़ रहे थे। पहले तो उसे उम्मीद थी कि माइकल बस इंतजार करेगा, शायद अपनी सुरक्षा और मजबूत कर लेगा। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। माइकल ने तब प्रतिक्रिया दी जब वे आकृतियां जासूसी फीड पर दिखाई देने की सीमा के आसपास भी नहीं थीं। शिक्षक की भौहें तन गईं। यह क्या है? दूरी आसानी से 10 किलोमीटर थी, शायद उससे भी ज्यादा। फिर भी माइकल ने हरकत की और अपने मरे हुए साथियों को रोकने का आदेश दिया, मानो उसे पहले से ही पता था कि वे आ रहे हैं। ये सामान्य अनुभूति नहीं थी, ये तो विशेष इंद्रिय क्षमताओं वाले लोगों के लिए भी सामान्य नहीं था। इस सामग्री का स्रोत novel_fire नेट है। नहीं, यह असामान्य था, बहुत ही असामान्य। शिक्षक की उंगलियां हल्के से आर्मरेस्ट पर थपथपा रही थीं। क्या ये कोई विशेष प्रतिभा है या किसी वस्तु का प्रयोग? शिक्षक ने सोचा कि इतनी दूर से आदेश देने की उसकी क्षमता को सामान्य तरीकों से समझाना असंभव है। यहाँ तक कि प्रथम श्रेणी की अकादमियों में भी माइकल के वर्तमान स्तर पर इतनी व्यापक दृष्टि देखना दुर्लभ था। शिक्षक का आश्चर्य धीरे धीरे किसी और ही भावना में बदल गया। वे मध्य रैंक 2 के राक्षसों की तरह लड़ रहे हैं, उसने आंखें सिकुड़ते हुए धीरे से कहा। उसने हजारों झड़पों का मूल्यांकन किया था। शक्ति छोटे छोटे विश्वासघातों में प्रकट होती थी। ये मरे हुए लोग उन सभी मानदंडों पर खरे उतरे जिनका इस्तेमाल वह एक ठोस लगभग 35 से 45वें स्तर के जागृतकर्ता लेवल 35 से 40 को मापने के लिए करता था। एक इकाई के लिए यह उल्लेखनीय था, लेकिन एक साथ 7 इकाइयों के लिए, इस चरण से किनारे किनारे चलने के लिए इतना काफी है, उसने धीमी आवाज में कहा। इनमें से कोई भी मरे हुए व्यक्ति पिछले वाले से कमजोर नहीं लग रहा था, जिससे शिक्षक को याद आया कि माइकल ने पहली बार आने पर 20 लोगों का खुलासा किया था। क्या वे सभी कम से कम 35 वर्ष के हैं? यह विचार एक झटके की तरह आया। शिक्षक तब रुक गए जब प्रोजेक्शन में एक अकेली आकृति को कैसल 37 की दीवार से फिसलते हुए और शाम की एक लकीर की तरह पेड़ों में गायब होते हुए दिखाया गया। तो क्या आप अपना पद छोड़ रहे हैं? उसने धीमी आवाज में पूछा। अब आप क्या करने वाले हैं? लेवल 40। उसकी निगाह किले के स्तंभ पर पड़ी। वहां 5 आकृतियां स्थिर खड़ी थीं। पिछली 10 आकृतियां माइकल से काफी आगे एक तीर के निशान की तरह फैली हुई थीं। इतनी दूर से आप उनसे इतनी स्पष्टता से कैसे बात कर रहे हैं? शिक्षक ने आश्चर्य व्यक्त किया। एक जादूगर के लिए भी दूरी बढ़ने के साथ आदेशों की सटीकता कम हो जाती थी। जिस तरह से वे मरे हुए प्राणी सूक्ष्म संकेतों पर अपनी गति और दूरी को समायोजित करते थे, उससे लगभग वास्तविक समय के नियंत्रण का संकेत मिलता था। द्वीप पर माइकल एक जर्जर टीले के पास अपनी गति धीमी कर दी और रुक गया। जैसे ही शिक्षक को बात समझ में आए, उनके होंठ खुल गए। बात समझ में आ गई। माइकल ने अपना किला नहीं छोड़ा था, उसने अपना केंद्र अपने मुख्य स्तंभ से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह पर स्थानांतरित कर दिया था, जहां से उसकी दृश्यता उसके पीछे स्थित किले 37 तक पहुंचती थी और आगे 10 किलोमीटर तक फैली हुई थी। साथ ही दोनों किनारों पर भी उसका विस्तार था। एक क्रॉसनुमा सुरक्षा घेरा। खुद को केंद्र बिंदु बनाकर उसने अपने घरेलू मैदान पर नजर बनाए रखते हुए अपनी दृश्यता को दोगुना कर दिया। अब फ्यूचर एड्स। सावधान, शिक्षक ने थोड़ी सी सहमति जताते हुए कहा। अच्छा। माइकल ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और उसकी निगाह उसी दिशा पर टिक गई जहां से 7 भागे थे। उसके हाव भाव संतुष्टि से भर गए। शिक्षक को यह समझने के लिए किसी मानसिक संपर्क की आवश्यकता नहीं थी कि इसका क्या अर्थ है। लक्ष्य किला नए जाल के भीतर था। कोई आदेश नहीं दिया गया। आगे खड़े 10 मरे हुए प्राणी बस तेजी से आगे बढ़े। 3 रॉक स्टील स्कॉर्पियन अपनी पूंछ भले की तरह नीचे कर रहे थे। 7 गोलियत टक्कर के लिए तैयार हो रहे थे और जलशमन उनके पीछे पीछे बह रहा था। पिछले अध्यायों में थोड़ी सी गलती हो गई है। यहाँ ऑक नहीं है, केवल गोलियात हैं। गोलियात 3 सितारा दुर्लभ श्रेणी के जीव हैं जिनकी संभावित स्तर सीमा 42 है। माइकल वहीं रुक गया और दूर से ही अपने मरे हुए सैनिकों को आदेश देता रहा। कुछ मिनट पहले 8 आकृतियां प्राचीरों और भीतरी प्राचीर पर 2-3 के बेचैन समूहों में मंडरा रही थीं। उनकी आवाजें धीमी थीं, जिनमें उस प्रकार का साहस झलक रहा था जो वास्तविक शत्रु की अनुपस्थिति में पनपता है। वे 7 जल्द ही वापस आ जाएंगे, एक ढालधारी ने कंधे हिलाते हुए बुदबुदाया। 100 अंक हासिल कर लो और हम इस दौर के अंत तक यहीं डिफेंसिव होकर बैठे रहेंगे। आसान है, जब तक कि उन्होंने गलत किला न चुन लिया हो, एक तीरंदाज ने कहा। बस करो, सीढ़ियों पर चिन्ह बना रहे एक लड़के ने गुस्से से कहा। अगर तुमने हमें अपशकुन किया तो मैं। वह रुक गया। सभी 8 जागृत करने वालों के सामने खोज पैनल झिलमिला उठे, फिर एक ठंडी भावनाहीन घंटी की आवाज के साथ अपडेट हो गए। कैसल रोस्टर 15-8। एक पल के लिए भी कोई नहीं बोला। क्या? ढालधारी का चेहरा तनावग्रस्त हो गया। 7 आउट। बस यूं ही। गालियों की फुफकार सुनाई दी। दहशत दीवार पर मंडरा रही थी। इसे पूरी तरह से बंद कर दो, काले वस्त्र पहने एक लड़के ने कहा और वह फिर से चलने लगा। अलार्म के जालों को दोगुना कर दो। अगर वे आते हैं तो हम उन्हें दूर से ही खून बहाने पर मजबूर कर देंगे। वे सब काम में जुट गए। चाक पत्थर पर जमने लगा। अतिरिक्त भाले रैक पर पटक दिए गए। 8 में से पवन जादूगर दक्षिणी बुर्ज पर चढ़ गया। अब फ्यूचर एड्स। हालांकि उन्होंने अभी चलना शुरू ही किया था कि कुछ देर बाद उनके सबसे पहले अलार्म बज उठे। अभी से, तीरंदाज ने हैरानी से कहा। अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। ढालधारी ने गरजते हुए कहा, अपने जूते मुख्य रैंप के शीर्ष पर जमाते हुए और अपने टावर की ढाल को दरवाजे की तरह खोलते हुए। उन्हें पहले धूल को देखने का समय मिला। जैसे ही 10 आकृतियां बिना किसी सूक्ष्मता के रेंगती हुई सामने आईं, धूल का गुबार उनके सामने आ उठा। किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, राक्षस। राक्षस नहीं, बिल्कुल नहीं। 3 रॉक स्टील बिच्छू मेड़ों की तरह पूंछे झुकाए हुए गली में धावा बोल रहे थे। उनके पीछे और चारों ओर 7 गोलियत भूरे रंग की चमड़ी वाले विशालकाय जीव घुटने टेक रहे थे। बिच्छुओं ने सबसे पहले बाहरी त्रिपपड़ी पर प्रहार किया। प्रतीक चिन्ह चमक उठे, मिट्टी के नुकीले टुकड़े उछले, फिर काइटिन और द्रव्यमान के नीचे दबकर चकनाचूर हो गए। तीरंदाजों। अभी ढालधारी दहाड़ा। उन 8 लोगों में से 2 तीरंदाज थे। 2 धनुष झंझना रहे थे। पहला तीर बिच्छू की आंख की हड्डी पर लगा और चिंगारियों के गुबार के साथ इधर उधर बिखर गया। दूसरा तीर गोलियत की तंतुमयी भुजा में धंस गया।
उसने कराहते हुए 2 उंगलियों से तीर को तोड़ दिया और भागता रहा। दूसरी परत, किसी ने चिल्लाते हुए एक चिन्ह पर थप्पड़ मारा। गली के किनारे स्लेट की एक पट्टी सीधी खड़ी हो गई और कमर जितनी ऊंची दीवार ने उनके आगे बढ़ने का रास्ता मोड़ दिया। बाएं बिच्छू ने चढ़ने के बजाय उसमें धक्का मुक्की की। पत्थर उस दरार के साथ टूट गया जिसे रक्षक ने नहीं देखा था। जैसे ही दरार खुली, बीच में मौजूद बिच्छू उसमें से अंदर घुस गया। उसकी पूंछ भाले की तरह सीधी थी। तैयार हो जाओ, ढालधारी दहाड़ा और टूटी हुई दरार पर वार का सामना किया। उसकी मीनार की ढाल ने एक तीखी आवाज के साथ वार को झेल लिया। जोरदार धक्के से वह 1 मीटर पीछे खिसक गया। उसके बूटों ने धूल और टूटी हुई स्लेटों में 2 गहरी खायां बना दी। उसने ऊपर और दूसरी तरफ धकेलते हुए ढाल के पिछले हिस्से को एक तरफ कर दिया। दाहिनी ओर का बिच्छू 8 टांगों को थपथपाते हुए नीची दीवार फांद गया। उसने अपने पंजे से एक तीरंदाज के ठिकाने को छुआ। दीवार से टुकड़े उछले और तीरंदाज एक घुटने के बल गिर पड़ी। फिर भी उसने तीर चलाया। तीर एक जोड़ में जा लगा। बिच्छू फड़फड़ाया, फिर गीली चटक की आवाज के साथ तीर का शाफ्ट निकाल लिया और आगे बढ़ता रहा। दाहिनी ओर का बिच्छू 8 टांगों को थपथपाते हुए नीची दीवार फांद गया। उसने अपने पंजे से एक तीरंदाज के ठिकाने को छुआ। दीवार से टुकड़े उछले और तीरंदाज एक घुटने के बल गिर पड़ी। फिर भी उसने तीर चलाया। तीर एक जोड़ में जा लगा। बिच्छू फड़फड़ाया, फिर गीली चटक की आवाज के साथ तीर का शाफ्ट निकाल लिया और आगे बढ़ता रहा। पूंछों को जकड़ो, ढालधारी चिल्लाया और बीच में आ गया। उसने अपनी मीनार की ढाल को बीच वाले बिच्छू के कांटे पर जोर से मारा और धक्के से उछलते हुए पीछे की ओर फिसल गया जब तक कि उसकी एड़ी एक सीढ़ी से नहीं टकरा गई। उसने घूमकर पूंछ के निचले हिस्से पर एक छोटी तलवार से वार किया। स्पार्क्स उछल पड़े। ढालधारी ने अपनी मीनार की ढाल को बीच वाले बिच्छू के कांटे पर जोर से मारा और धक्के से पीछे की ओर फिसलते हुए तब तक लुढ़कता रहा जब तक उसकी एड़ी एक सीढ़ी से नहीं टकरा गई। उसने घूमकर बिच्छू की पूंछ के निचले हिस्से पर एक छोटी तलवार से वार किया। स्पार्क्स उछल पड़ा। हवा जोर से चल रही थी। बुर्ज पर बैठे जादूगर ने हवा में वार किया और जोरदार प्रहार किया। ये प्रहार बाईं ओर के बिच्छू के कवच पर लगा, जिससे उसके आगे के पैर चपटे हो गए और उसके पेट के नीचे धूल जम गई। जानवर फुफकारा और एक तरफ रेंगने लगा। उसकी पूंछ दीवार पर वार कर रही थी। पत्थर फूट पड़े। जादूगर ने खुद को जमीन पर पटक दिया क्योंकि डंक उसके कान के पास से गुजरा और उसकी दीवारों पर एक गहरी लकीर बना दी। इसे जला दो, धनुषधारी महिला खांसते हुए बोली। 2 तीर कमान पर कसकर बांधे और दोनों को छोड़ दिया। वे हवा में ही भड़क उठे और अग्नि जादूगर की ज्वाला को पाल की तरह पकड़ लिया। जलते हुए तीर बिच्छू की मध्य आंख की हड्डी को छूते हुए बुझ गए। केवल कालिख ही रह गई। एक विशालकाय योद्धा प्रकट हुआ। वह कूदा नहीं, वह टूटी हुई दीवार पर चढ़ा और गली में उतर गया। उसका हर कदम एक विराम चिन्ह की तरह था। उसके पीछे 2 और योद्धा दरार से अंदर घुस आए। उनके चौड़े कंधे पत्थर से रगड़ खा रहे थे। पहले योद्धा के पास कोई हथियार नहीं था। उसे हथियार की जरूरत भी नहीं थी। उसने ढालधारी की ओर हाथ बढ़ाया। ढालधारी ने दहाड़ते हुए और एक जोरदार प्रहार करते हुए उसका सामना किया जो किसी भी जीवित प्राणी की पसलियां तोड़ देता। गोलियत की छाती ने उस प्रहार को ऐसे सहन किया जैसे कोई तटबंध ज्वार को सहन करता है। उसने एक हाथ से पलटवार किया। ढालधारी के जूते फिसल गए। वह लड़खड़ाया, एक खंभे का सहारा लिया और फिर से मजबूती से खड़ा हो गया। उसका जबड़ा सख्त था। पृथ्वी के जादूगर ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। रास्ता किसी जागते हुए जानवर की पीठ की तरह उछलने और लुढ़कने लगा, जिससे मरे हुओं की अग्रिम पंक्ति की लय बिगड़ गई। बीच में मौजूद बिच्छू ने सहारा पाने के लिए छटपटाया। उसकी पूंछ अंधाधुंध हिल रही थी। भले वाले योद्धा ने इस मौके का फायदा उठाया और बिच्छू के पैर के कवच के नीचे नर्म खांचे में वार किया। गर्म और तैलीय खून उसके गाल पर फैल गया। वह मुस्कुराता रहा। तभी बिच्छू के पास वाले पंजे ने उसे काट दिया और उसे दीवार से टकराते हुए लुढ़का दिया। पत्थर से पहले ही शरीर ने उसे पकड़ लिया। सफेद रोशनी ने उसे निगल लिया। उसकी मुस्कान अभी भी मौजूद थी, लेकिन अब पछतावे में बदल गई थी। 6 धनुषधारी महिला ने चिल्लाते हुए कहा। वह जीवित सहयोगियों को गिन रही थी, दुश्मनों को नहीं। दूसरा विशालकाय योद्धा दहाड़ते हुए रैंप पर आ गिरा। उसका आक्रमण स्थल या रणनीति की परवाह नहीं करता था। वह बस एक चट्टान की तरह आ गिरा। पवन जादूगर बाल वार से बच गया। एक और तेज हवा के झोंके ने वार का सबसे बुरा प्रभाव कम कर दिया, लेकिन गोलियत की मुट्ठी फिर भी उसके बगल में लगी और उसे बुर्ज से नीचे फेंक दिया, जिससे वह मिट्टी की टाइलों के टूटने की आवाज के साथ छत के निचले हिस्से में जा गिरा। वह उठा नहीं और जल्द ही गायब हो गया। बाकी लोग दहशत भरी निगाहों से देखते रहे। 1 मिनट से भी कम समय में 2 लोग मारे गए। पीछे हटो, काले वस्त्र पहने लड़के ने चिल्लाते हुए अपना चाक फेंक दिया और सीढ़ियों से नीचे की ओर दौड़ पड़ा। नहीं, ढालधारी ने खून थूकते हुए चिल्लाकर कहा। अगर हम उन्हें द्वार दे देंगे तो वे अंदर तक चढ़ जाएंगे। हम यहीं डटे रहेंगे। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, तीसरे बिच्छू ने अपना चक्कर पूरा कर लिया। उसकी पूंछ एक सुरक्षात्मक खिड़की से टकराए और मंत्रोच्चार करने वाले की चिन्हवलय अंगूठी को गीली सी आवाज के साथ चकनाचूर कर दिया। मंत्रोच्चार करने वाले का मुंह चीखने के लिए खुला, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। वह भी प्रकाश में गायब हो गया। 5 तीरंदाज ने कर्कश स्वर में कहा। उसके बगल में खड़ी धनुर्धारी ने दांत भींचे और एक और तीर चलाया, जिसके सिरे पर नीली ज्वाला जल रही थी। तीर निशाने पर लगा। गोलियत की कोहनी के जोड़ में धंस गया और इतनी जोर से बाहर निकला कि वह लड़खड़ाकर एक तरफ गिर पड़ा। गोलियत कराह उठा, जलती हुई बांह को मक्खी की तरह झटक दिया और आगे बढ़ता रहा। ढालधारी पीछे नहीं हटा और आगे बढ़ा, एक ऐसी चीख के साथ जिससे उसके फेफड़े छिल गए। वह ढाल को आगे करके फिर से गोलियत की छाती पर झपटा। इस बार उसने धक्का देने की कोशिश नहीं की। ये टक्कर सिर्फ एक छल थी। जैसे ही धातु मांस से टकराए, उसकी छोटी तलवार नीचे की ओर घूमी और गोलियत की भीतरी जांघ में घुस गई। तलवार आधी अंदर धंस गई। तभी एक मजबूत हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। गोलियत ने अपना दूसरा हाथ जोर से नीचे पटका। ये प्रहार किसी कमजोर व्यक्ति को चकनाचूर कर देता, लेकिन ढालधारी ने आखिरी क्षण में अपना संतुलन खो दिया और अपना कंधा घुमाकर वार को झेल लिया। खोपड़ी चकनाचूर होने के बजाय मुके ने उसे एक घुटने पर गिरा दिया और उसके दस्ताने से पत्थर पर चिंगारियां निकलती गईं। उसके मुंह में खून भर गया। उसने थूका और उसी सांस में दहाड़ते हुए तलवार को गोलियत की जांघ में और गहरा घुसा दिया। उस विशालकाय मरे हुए प्राणी ने गुर्राहट की। उसने अपना दूसरा हाथ फिर से उठाया और काम पूरा करने के लिए आगे बढ़ा। इस जानकारी के स्रोत का लिंक क्रिस्ट से नोवे FI।
नेट पर उपलब्ध है। दूसरा वार होने से पहले ही एक और विशालकाय योद्धा उस दरार से अंदर आ गया। यह बाकियों से कहीं अधिक चौड़ा था, इसके कंधे तिजोरी के दरवाजों जितने मोटे थे और भुजाएं सामान्य तनाव से भरी हुई थीं। इसने जरा भी संकोच नहीं किया। जैसे ही धारधारी पहले वाले के विशाल हाथ के नीचे से उठने के लिए संघर्ष कर रहा था, दूसरे ने अपनी एड़ी उसकी तलवार वाली भुजा पर इस प्रकार मारी कि हड्डी के टूटने की धीमी अंतिम ध्वनि सुनाई दी। वह आदमी चीखा, फिर सिस्टम की रोशनी की एक चमक में गायब हो गया। जानलेवा वार होने से पहले ही उसे वापस बुला लिया गया। 4 धनुष चलाने वाली महिला ने सीना फुलाते हुए चिल्लाया। दूसरे गोलियत ने धीरे धीरे अपना सिर उसकी आवाज की ओर घुमाया। उसने गोली चलाई। हवा के संकेतों से प्रेरित होकर चमकता हुआ तीर एक तेज आवाज के साथ हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ा। उसने गोलियत के गाल को भेद दिया और वहीं रुक गया, कांपता हुआ, उंगली के जोर से ज्यादा अंदर नहीं धंसा। उस मरे हुए प्राणी ने एक बार पलकें झपकाईं, फिर यह आगे बढ़ा। वह पीछे हटी, फिर दोबारा पीछे हटी और दीवार से टकरा गई। गोली चलाते रहो, तीरंदाज ने ऊपर से चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज घबराहट से कांप रही थी। गोली चलाते रहो, खुद करो, उसने झल्लाते हुए कहा और एक और तीर को बल्ले पर चढ़ा दिया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अंदर 2 और विशालकाय जीव मौजूद थे। तीसरा हमला बाहरी सुरक्षा घेरे के बचे हुए हिस्से में तेजी से हुआ। मलबा छर्रों की तरह उड़ने लगा। एक और रक्षक चीख उठा जब ईंट का एक टुकड़ा उसके कनपटी पर जा लगा। वह गिर पड़ा। 3 धनुष चलाने वाली महिला फुफकार उठी। उसके पीछे सीढ़ियों का हिस्सा ढह गया। काले वस्त्र पहने उस लड़के ने यह काम खुद किया था। ऊपरी स्तर तक अपरिहार्य सेंधमारी को टालने के लिए उसने सुरक्षा तंत्र को सक्रिय कर दिया था, जहां मुख्य कक्ष दिल की तरह धड़क रहा था। अंतिम तीरंदाज ने भीतरी गली के खंडहरों के चारों ओर चक्कर लगा रहे रॉक स्टील बिच्छुओं में से एक पर अंधाधुंध तीर चलाया। तीर उसके कवच से टकराकर एक तीखी आवाज के साथ छिटक गया। प्राणी जरा भी धीमा नहीं हुआ। उसकी खंडित पूंछ ऊपर उठी, जिसका सिरा विष की चमक से दमक रहा था। तीरंदाज को गाली देने का भी समय नहीं मिला था कि पूंछ दीवार को चीरते हुए अंदर घुस गई। 2 धनुष चलाने वाली महिला ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। उसकी आंखें बेकाबू थीं। शुरुआत में जितने रक्षक थे, उससे भी कम रक्षकों के साथ विरोधी किला अपने विनाश को रोक नहीं सका। जब वह स्तंभ जो किले की जीवन रेखा था आखिरकार टूट गया, तो माइकल के बैच से एक आवाज आई। जोर 100 अकादमी अंक जमा किए गए। उन्हें अभी यह नहीं पता था कि यह कितना बड़ा मामला है या ये बातें कितनी महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं, लेकिन फिर भी वे खुश थे। इस दौर में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक प्राप्त कर लेने के बाद और वास्तव में असफल होने की चिंता न करते हुए माइकल ने अपने किले की ओर लौटने का फैसला किया। उसने बाकी समय आराम से बिताने की योजना बनाई थी, ताकि परीक्षा समाप्त होने पर वह सुरक्षित स्थान पर आराम कर सके। वह हिलने ही वाला था कि तभी एक लहर ने उसकी इंद्रियों की सीमा के सबसे दूर के किनारे को छू लिया। वहां हलचल थी। पता चला कि ये वही 2 पड़ोसी किले थे जिन्हें उसने अभी अभी गिराया था। वे अभी भी लड़ रहे थे। उसने पहले इस बात पर ध्यान इसलिए नहीं दिया था क्योंकि दोनों सेनाओं के बीच कुछ समय के लिए शांति रही थी, जिसके बाद उन्होंने फिर से वहीं से लड़ाई शुरू कर दी जहां से रुकी थी। माइकल हिचकिचाया, फिर कुछ सेकंड बाद वह दूर से आ रही हलचल की ओर मुड़ा। लेकिन सबसे पहले उसने अपने 10 मरे हुए सैनिकों को चुपचाप आदेश दिया कि वे कैसल 37 लौटें और मोर्चा संभाले रखें। इसके विपरीत वह अकेले जाएगा। माइकल सिर्फ अपने दूर के पड़ोसियों की स्थिति देखना चाहता था और फिर तय करना चाहता था कि आगे क्या करना है। पब फ्यूचर विज्ञापन। वह अपने मरे हुए साथियों को साथ ले जाता, लेकिन ऐसा करने का मतलब अपने ही महल को नजर से ओझल कर देना था। एक ऐसा जोखिम जिससे कुछ अप्रत्याशित मोड़ आ सकते थे और संभवतः उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता था। और हालांकि उसने इस दौर को पास करने के लिए पर्याप्त अंक हासिल कर लिए थे, लेकिन उसके भीतर का एक शांत गर्व उसे उस सफलता को अंत तक बनाए रखने के लिए प्रेरित कर रहा था। माइकल खामोशी से जंगल पार कर रहा था। उसकी आकृति एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच धुंधली होती जा रही थी। तभी लोहे की टक्कर और जादू की गर्जना तेज होने लगी। वह एक पहाड़ी की चोटी पर रुका और नीचे घाटी में झांका। जो कुछ उसने देखा उससे वह एकदम स्तब्ध रह गया। उसका ध्यान न तो उबड़-खाबड़ जमीन पर 2-2 के जोड़े में बिखरे हुए आपस में लड़ रहे 4 लोगों पर था, न ही पत्थर की दीवार से टकराती आग की लपटों पर, और न ही हवा के झोंकों को चीरते हुए तीरों की सीटी पर। नहीं, उनका ध्यान तो किलों पर केंद्रित हो गया था। 2 किले एक दूसरे से कुछ 100 मीटर की दूरी पर स्थित थे, जिनके स्तंभ मंद रोशनी से जगमगा रहे थे। वे लगभग पड़ोसी ही थे, इतने करीब कि माइकल को संदेह था कि खेल शुरू होते ही सबसे पहले उन्हीं के बीच झड़प हुई थी। माइकल और नीचे झुक गया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। जब चारों आपस में लड़ाई में उलझे हुए थे, तो उनमें से किसी ने भी अंधेरे में छिपकर चुपचाप देख रहे एक अन्य व्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया। माइकल की निगाहें मैदान पर चारों ओर घूम गईं। उसके सामने 4 योद्धा थे, एक तरफ पृथ्वी का जादूगर और एक तीरंदाज, और दूसरी तरफ अग्नि का जादूगर और एक शूरवीर। जागृत वर्ग के लोगों में जादूगरों को दुर्लभ श्रेणी का माना जाता था, लेकिन आम वर्गों की तुलना में वे थोड़े कम प्रचलित थे। इसके विपरीत शूरवीर, तीरंदाज और शिकारी सबसे व्यापक थे, जो आम श्रेणी की सटीक परिभाषा थे। उनकी प्रचुरता इस बात का प्रमाण थी कि वे वास्तव में आम कहलाने के योग्य थे। विडंबना यह है कि मार्शल आर्टिस्ट जैसी कुछ श्रेणियां, जिन्हें सामान्य श्रेणी में रखा गया था, जादूगर श्रेणियों की तुलना में कम ही देखने को मिलती थीं। इसलिए उनके सामने मौजूद खिलाड़ियों की सूची ने माइकल को जरा भी आश्चर्यचकित नहीं किया। और वह डिटेक्ट का उपयोग किए बिना उनकी श्रेणियों का पता कैसे लगा सकता था? किसी के चलने का तरीका, उनके हमलों की लय और पैटर्न अक्सर किसी भी सिस्टम पैनल की तरह ही उनकी विशेषज्ञता को स्पष्ट रूप से प्रकट करते थे। पब फ्यूचर विज्ञापन। उन चारों ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। अग्नि जादूगर के भयंकर क्रोध का सामना करते हुए शूरवीर की ढाल ढोल की तरह बज उठी। उसकी आभा से ढकी हुई इस्पात की ढाल उस लहर का डटकर सामना कर रही थी। उसके बगल में तीरंदाज सटीकता से आगे बढ़ रहा था। पृथ्वी का जादूगर भी हरकत में आया। उसकी भुजाएं चौड़ी होकर फैल गईं और उसके नियंत्रण में जमीन लहरों की तरह हिलने लगी। पत्थर की दीवारें आग की लपटों को रोकने के लिए खड़ी हो गईं। नुकीले कांटे बाहर की ओर निकलकर नाइट के हमलों को रोकने लगे और धरती में कंपन पैदा होकर संतुलन भंग हो गया। उनके खिलाफ अग्नि जादूगर का क्रोध अथक था। उसके जादुई घेरे से झुलसा देने वाली गर्मी के स्तंभ फूट पड़े। आग के गोले ऊपर से गुजरे और तोपखाने की तरह फट गए और हवा गर्मी की झिलमिलाती लहरों से विकृत हो गई। पूर्ण संस्करण केवल नेट पर पढ़ें। हर झड़प से घाटी में सनसनी की लहर दौड़ जाती थी।
अलौकिक शक्तियों के बीच युद्ध आमतौर पर इसी तरह होते थे, अस्त व्यस्त, थकाऊ और अनिश्चित। जीत शायद ही कभी एक ही वार में तय होती थी। इसके बजाय ये पल पल, मंत्र दर मंत्र, धीरे धीरे कम होती जाती थी, जब तक कि एक पक्ष हार न मान ले। इस तरह की लड़ाई घंटों तक बिना किसी नतीजे के खींच सकती थी। माइकल जैसे असाधारण लोग ही अपने स्तर से ऊपर के विरोधियों को कुचलकर लड़ाई को जल्दी खत्म कर सकते थे। बाकी सबके लिए ये सहनशक्ति, कौशल और परिश्रम की एक क्रूर प्रतियोगिता थी। माइकल पहाड़ी की चोटी से शांत और तटस्थ भाव से देख रहा था। उसके होंठ हल्के से मुड़े हुए थे। इतनी मेहनत और नतीजा बहुत कम। तारांकन। नीचे शूरवीर ने छलांग लगाई, उसका भला धूमकेतु की तरह आगे बढ़ा। पृथ्वी के जादूगर ने सही समय पर वार किया और पत्थर की एक शिला उठाकर उसके भाले को बीच में ही रोक दिया। चिंगारियां उड़ीं। उसी क्षण तीरंदाज ने 2 तीर चलाए जो शूरवीर के कंधे के पास से गुजरते हुए सीधे अग्नि जादूगर की ओर निशाना साध रहे थे। लेकिन अग्नि जादूगर कोई नौसिखिया नहीं था। वह घूमा, लपटों ने उसकी भुजाओं को घेर लिया और उसने आग के दोहरे विस्फोटों से तीरों को दूर फेंक दिया। तीर हवा में ही चूर चूर हो गए, राख उड़कर जमीन पर गिर गई। जादूगर को मंत्रों का प्रयोग किए बिना भी, हालांकि कम शक्ति के साथ, तत्वों से लड़ते हुए देखकर माइकल को थोड़ी जलन हुई। धक्का दो, योद्धा दहाड़ा, उसकी मांसपेशियां तन गईं और उसका भला पत्थर की दीवार पर जोर से टकराया। उसकी शक्ति से कठोर हुए प्रहार के भार से दीवार पर बिजली की गति से दरारें फैल गईं। उसके बगल में अग्नि जादूगर गुर्राया, लगातार चल रहे संघर्ष के कारण उसकी आंखें लाल हो गई थीं। उसने शब्दों का इस्तेमाल किए बिना अपनी बाहों से ज्वालाओं का सैलाब उमड़ा और पृथ्वी जादूगर की रक्षा पंक्ति पर टूट पड़ा। गर्मी से दीवार चरमरा उठी, उसके किनारे लाल चमकने लगे और पृथ्वी जादूगर के माथे से पसीना बहने लगा, क्योंकि वह दीवार को मजबूत करने के लिए और अधिक माना ऊर्जा लगा रहा था। पृथ्वी के जादूगर ने पलटवार किया। उसने दोनों हथेलियों को जमीन पर जोर से पटका और युद्ध क्षेत्र कांप उठा। एक दरार खुल गई और मिट्टी और चट्टानें ऊपर की ओर उछलकर अग्नि के जादूगर को निगलने के लिए आगे बढ़ीं। जादूगर आखिरी क्षण में पीछे हट गया और उसकी आभा भड़क उठी, जिससे टूटी हुई धरती पर उसका पैर मजबूती से टिक गया। काफी ऊंचाई पर तीरंदाज बेहतर कोण पाने के लिए एक ऊबड़ खाबड़ चट्टान पर चढ़ गई। उसने सांस रोककर, स्थिर होकर, कड़कते हुए कड़क छोड़ी।